हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट अ वेरी वंडरफुल चैप्टर नेम्ड कार्बन। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एक बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है जिस पे हम पढ़ाई करेंगे, बिकॉज इट गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 6th और इट रिमेन्स टिल क्लास 12th। इवन फॉर योर इंटायर फ्यूचर इन साइंस आपको कार्बन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईआईटी करते हो या नीट करते हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हो साइंस डिपार्टमेंट में, तो आपको कार्बन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एंड इंटरेस्टिंगली कार्बन के लिए एक पूरा स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री भी होता है विच इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 डिपार्टमेंट बेसिकली माने जाते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप मोल और मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ें करते हो। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी होता है क्योंकि वो कैलकुलेटिव है, मतलब वो मैथमेटिकल सॉर्ट ऑफ थिंग है जो केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको सभी एलिमेंट्स की स्टडी करनी है इंक्लूडिंग कार्बन, लेकिन कार्बन की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। और एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है कार्बन के लिए, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टी। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ओनली कार्बन, वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी कार्बन इट्स कंपाउंड्स एज वेल। कार्बन की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कार्बन को एटॉमिक सीरीज में, अगर हम पीरियोडिक सीरीज में देखेंगे तो पीरियोडिक सीरीज में कार्बन की पोजीशन 6th नंबर पे आती है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है क्या? 6, और एटॉमिक मास इसका क्या है? 12। एटॉमिक नंबर 6, तो इसके लिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ठीक है, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल 2,4। अब अगर हम 2,4 लिखते हैं तो वी ऑल्सो नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स आइदर टू गेट एडेड और टू गेट रिमूव्ड। 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो ऐड हो जाए या रिमूव हो जाए, सो दैट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट वी रिक्वायर व्हाट? plus minus 4 electron, so its valency remains plus minus 4. समझा? Its electronegativity is approximately 3 in Pauling scale. That is the reason कार्बन मेजॉरिटी केसेस में क्या काम करता है? मेजॉरिटी केसेस में कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। One very important thing, when we talk about carbon, we have to understand what is the reason why we use to say कि कार्बन को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। There are 2 reasons. One is tetravalency and another is catenation. Due to these 2 reasons, what is tetravalency? Carbon has an ability to form 4 bonds. कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। टेट्रावैलेंसी 4 वैलेंसी है, साइज भी छोटा है, 4 वैलेंसी है, जहां चाहे वहां घुस जाता है, चारों तरफ से पकड़ लेता है। सो कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन की फैमिली में कौन कौन आता है? कार्बन की फैमिली में कार्बन आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सो सिलिकॉन ऑल्सो हैव टेट्रावैलेंसी, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम हैव टेट्रावैलेंसी, बट the catenation tendency, catenation means ability to make chain, ability to make chain. This is something which is prominently present in carbon and keep decreasing down the group if we talk about the carbon family. बच्चों, कार्बन बहुत ही अनोखा एलिमेंट है। क्यों अनोखा एलिमेंट है? क्योंकि कार्बन अपनी फैमिली में, कार्बन की फैमिली यहां पर मैं किसको बोल रहा हूं? अगर आप पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखोगे तो कार्बन मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये कार्बन की फैमिली है।
ये सभी +4 दिखा सकते हैं, समझ में आया। लेकिन कार्बन जो +4 दिखाता है वो मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने लायक होता है। सो कार्बन की टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन पावर मैक्सिमम होती है। दिस इज द रीजन कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड्स फॉर्म करता है। अच्छा, ये तो हो गए भाई बहुत सिंपल सी बात। नाउ कार्बन हमको कहां मिलता है? आपको कार्बन हर जगह मिलेगा। ब्रीथ किया, ऑक्सीजन गई, मतलब इनहेल किया ऑक्सीजन इन, एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड आउट। सो इन आवर एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट 0.03% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट in the form of CO2. Yes, 0.03. Although carbon is present in almost every hydrocarbon, not only every, in fact in every hydrocarbon carbon is present. Okay, so देखो हम लाइमस्टोन देखें, मार्बल देखें, चौक देखें, जितनी भी चीजें हम देखते हैं उन सब जगह हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? उन सब जगह में कार्बन मिलता है। अब जैसे मार्बल के बारे में मैं बात करता हूं, तो मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। तो इस CaCO3 में ये जो रखा है बीच में, ठीक है, ये जो रखा है बीच में, दिस इज व्हाट? कार्बन ही तो है, समझ में? हालांकि दिस इज द फॉर्मूला फॉर चॉक, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। ऑल सॉर्ट ऑफ लाइमस्टोन मतलब चाहे वो स्लैग्ड लाइम हो, चाहे वो लाइम वाटर हो, सभी में ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें कुल मिला के ये समझ में आ चुका है कि कार्बन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस इट इज प्रेजेंट वाइडली इन ऑल सब्जेक्ट्स हमारी बॉडी में, सेल स्ट्रक्चर में, सेल के सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म उन सब में, बोन्स में, हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। ओके गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस लेक्चर is really helpful for you to understand the importance of carbon. In this lecture we are also going to study allotropes in full strength because अक्सर हमने देखा है कि बच्चे allotropes को सिर्फ इतना ध्यान रख लेते हैं कि there are two allotropes carbon के, that is diamond and graphite, but ऐसा नहीं है। Today we are going to study the detailed information regarding allotropes of carbon. So let us keep moving forward, है ना, क्योंकि सीधी सी बात है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, yes or no? So बच्चा पार्टी, so now we are going to talk about allotropes. What is allotrope? क्या allotrope सिर्फ हम कार्बन के लिए बात कर रहे हैं? No. Allotrope is a property. What property? When one element is present in two or more than two forms, mind my words, when one element is present in two or more than two forms with different physical properties but same chemical properties, they are called as allotropes. जब कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा रूपों में पाया जाता है एंड उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होती हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उसको हम allotropes कहते हैं। Done. So now in allotropes we have to understand what is allotropy and ये allotropy क्यों पढ़ना जरूरी है। प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Why? Because whenever we talk about allotropes we have only two people to study, but yes ये बहुत डिटेल होने वाला है। सो कार्बन के केस में क्या होता है? कार्बन के दो फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कार्बन, वन इज क्रिस्टलाइन, अनदर इज अमॉर्फस। सो लेट मी एक्सप्लेन यू बिफोर आई मूव फॉरवर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल। सो वन इज क्रिस्टलाइन, okay, the one is crystalline, another one is amorphous. सो प्यारे बच्चों, अगर मुझे क्रिस्टलाइन आपको समझाना है, सो बेस्ट एग्जांपल इज यू जस्ट टेक सॉल्ट, नमक।
अब आपकी चॉइस है, बाबा रामदेव वाला नमक चाहिए, पतंजलि वाला या टाटा वाला, आपकी चॉइस। नमक मीन्स नमक, ठीक है। नमक का केमिकल फॉर्मूला और नमक एक जैसे ही रहता है, पैकेट किसी का भी हो, डजंट मैटर। और एमॉर्फस की बात करेंगे तो हम टैल्कम पाउडर को कंसीडर करेंगे, टैल्कम पाउडर, ठीक है। टैल्कम पाउडर मतलब जो पाउडर है पॉन्ड्स ओ या डर्मीकूल या जो भी आप, या स्कूल में अगर है तो चौक पाउडर भी ले सकते हो, आपकी चॉइस, चौक पाउडर। तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं दे हैव अ रेगुलर शेप, रेगुलर सिमेट्री, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसमें सब कुछ कांस्टेंट होता है, सब कुछ सिमेट्रिकल होगा। रेगुलर शेप एंड साइज, पार्टिकल एक जैसे शेप और साइज के दिखेंगे क्रिस्टलाइन में, ठीक है। अमॉर्फस में रैंडम, कोई बड़ा कोई छोटा, कुछ भी आड़ा तिरछा लगा रहेगा, ठीक है। सो दे हैव इररेगुलर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मतलब वेरी प्रिसाइज, एकदम एग्जैक्ट, और ये दे हैव एब्सोल्यूट शार्प व्हाट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इनमें एनआइसोट्रॉफी होती है, इनमें आइसोट्रॉफी होती है। एनआइसोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी कांच को देखोगे तो कांच को अगर आप सामने से देखोगे, दाएं बाएं से देखोगे तो आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, क्या एंगल पे शाइन या लस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आटे को या टेल्कम को किसी भी एंगल से देखो तो कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता, समझ में। सो बेसिक डिफरेंस क्या है आपको समझने के लिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड फिंगर पोर टेस्ट। द फिंगर पोर टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशलिस्ट टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। जैसे मैंने टेल्कम पाउडर को पीस के दे दिया आपको, टेल्कम पाउडर वैसे भी पाउडरस होता है, और सॉल्ट को भी मैंने खूब क्रश करके दे दिया, तो क्या दोनों सेम हो जाएंगे? नहीं। जब आप उसको उंगलियों में लेंगे तो आपकी उंगलियों पे बहुत छोटे 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 क्या रहते हैं, फिंगरप्रिंट्स रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर आर व्हाट रिजेस, दरारें हैं उंगलियों के बीच में, ठीक है। वो जो उंगलियों के बीच में दरारें हैं, अगर आप उसमें टैल्कम पाउडर डालोगे तो पूरी तरफ चिपक जाता है, फंस जाता है। आप ऐसे ऐसे करोगे तो गिरेगा नहीं टैल्कम पाउडर, समझ में आया? बिकॉज द टैल्कम पाउडर डू नॉट हैव एनी सिमेट्री, सो वो इन फिंगर पोर्स में भर जाता है, समझ में आया? वेयरएज सॉल्ट्स में क्या रहेगा, उनकी खुद की सिमेट्री रहेगी, चाहे आप उसको कितना भी छोटा तोड़ दो, दे डू एग्जिस्ट इन देयर यूनिट फॉर्म। तो क्या होगा कि जैसे आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो निकल के बाहर गिर जाएगा। नमक को कभी भी आपने डाला अगर उंगली से, तो आप ऐसे ऐसे कर दो नमक गिर जाता है, लेकिन आटा वगैरह हाथ में लग जाता है। आपने देखा होगा जो फ्लोर मिल जो होती है, the people working in floor mill, they become absolutely white. Why? Because the entire pores of their body get filled by the wheat flour. पूरे बॉडी में जो आटा उड़ के आ रहा है उनके ऊपर चिपक जाता है। वो ऐसे ऐसे करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। Got it, guys? So this is the difference between what? Crystalline and amorphous. Mind my words, I may can go directly into the part of allotrophy, but I thought to explain you what is crystalline and amorphous. So now let's jump into the part of this. देखो भैया, समझेंगे तभी तो मजा आएगा। There is huge content present in social media like YouTube, or some people are teaching now on Facebook as well. But mind my words, you have to go for quality education. Yes, the word quality means a lot for people. So quality education के लिए guys remain and keep learning with Keel. So let's start allotrophy. So as I said, allotropes वो होते हैं जो क्या हो, केमिकली सिमिलर हो, फिजिकली डिफरेंट हो। अब इस एलोट्रॉफी को समझने के लिए लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट द इंटायर सिस्टम ऑफ एलोट्रॉफी प्रेजेंट इन कार्बन। सो एज यू कैन सी, कार्बन के दो एलोट्रॉफ्स हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन के तीन पार्ट हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीज। हम सबको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखिए, हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जानेंगे, इनके यूजेस भी जानेंगे। ध्यान दीजिए बस। अमॉर्फस
विच डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जिसके लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल भी इनफैक्ट नहीं करेंगे। तो अमॉर्फस में क्या क्या आ गया, लैंप ब्लैक काजल, लैंप ब्लैक काजल, काजल, ठीक है, आंखों में लगाने वाला काजल भैया, ठीक है। चारकोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, एंड कोल, ठीक है। तो कोल में आपको कोक भी पढ़ने के लिए मिलेगा, कोल गैस भी पढ़ने को मिलेगी, और चारकोल में आपको हर तरह का चारकोल, ये एक्चुअली यहां पे कनेक्टेड है, समझ में, तो आपको हर तरह का चारकोल भी पढ़ने को मिलेगा। सो लेट्स नाउ पीपल स्टार्ट अ जर्नी विथ क्रिस्टलाइन। थोड़ा सा क्रिस्टलाइन की बात कर लें, हमने अभी भी किया है। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, विथ शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें हमें 3 चीजों को पढ़ना है। कितनी चीजों को, इन 3 चीजों को पढ़ना है, यस और नो, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीज। और सीधी सी बात है, बात तो हम हीरे से करेंगे, वी शुड स्टार्ट विद डायमंड, यस और नो। अरे भाई जब बात करनी है तो लेट स्टार्ट विद डायमंड ना, यस, क्योंकि जो बात हीरे में है वो कहीं और नहीं, हमें भी तो हीरा बनना है, यस और नो। लोग हमेशा एक कहावत बोलते हैं, हमेशा, हीरे की परख जौहरी को होती है। अरे भैया हीरे की परख जौहरी की तो होती है, लेकिन वो हीरा तो बनो कि जौहरी तुमको परखे, हाँ है ना। ये डायलॉग सब दे देते हैं, लेकिन इसका मूल मंत्र ये है कि पहला तुम हीरा बनो, फिर जौहरी बहुत मिलेंगे जो तुम्हारी परख करेंगे, समझ में आया। चलिए लेट्स टॉक अबाउट डायमंड। डायमंड इज प्रेजेंट naturally in 2 forms. One is its octahedral form, octahedral, and one is its tetrahedral form. ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 2 तरह से डायमंड प्रेजेंट होता है। ज्यादातर ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में ही पाया जाता है, ज्यादातर ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में ही पाया जाता है, ठीक है। डायमंड में क्या होता है, डायमंड के पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, जैसे इस कार्बन को देखो, तो ये पूरी तरह क्या होता है, चारों बॉन्ड बना के रखता है। देखो पूरे चारों बॉन्ड इसके पैक होते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई, आप देखो कोई भी ऐसा आपको कार्बन नहीं दिखेगा कि जिसकी वैलेंसी फ्री हो। दिस इज द रीजन कार्बन इज डायमंड इज वेरी वेरी हार्ड, नंबर 1, एंड नंबर 2 बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और देयर इज नो फ्री बॉन्ड प्रेजेंट, तो ये बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है, समझ में, मतलब डायमंड में हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब आप डायमंड पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये ग्रेफाइट से अलग क्यों है, समझ में आया बच्चा पार्टी, ठीक है। तो बात करते हैं डायमंड्स की प्रॉपर्टीज की। जैसा कि मैंने बताया हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.52, सोचो कितना ज्यादा हार्ड है, ठीक है। कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ब्रिटल सॉलिड है, ब्रिटल, लेकिन ये नहीं कि तुम हैमर मारोगे टूट जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना, मतलब जब टूटेगा तो बिखर जाएगा। जैसे जो लोग हीरे को तराशते हैं वो बताएंगे, अगर इतना मोटा उनके पास डायमंड है तो तराशते तराशते इतना बचता है, क्यों, क्योंकि कांच की तरह टूटता चला जाता है। लेकिन उसको तोड़ने के लिए भी आपको प्रॉपर डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे, ये नहीं कि आपने मारा हथौड़ा और टूट गया टुकड़े टुकड़े, ऐसा नहीं होता। तो डायमंड इज वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.5, इनफैक्ट ये इट इज अबाउट 2.4, ठीक है, 2.5 के आसपास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसीलिए इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। डियर ऑल स्टूडेंट, वी नो दैट, what we know, when the light goes from a denser medium to a rarer medium, it moves away from normal, remember that, yes। so जब लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम पे जाती है, वो नॉर्मल से दूर होती जाती है, और अगर हम इंसिडेंट एंगल बढ़ा दें, if we increase our incident angle, the refracted angle also increases, and at a point when the incident angle is what, equal to the part when the refracted line or the refracted ray goes parallel to the glass, that is called the critical angle. Or if we increase any margin above critical angle, we get total internal reflection. And yes guys, total internal reflection है तो रिफ्रैक्शन में ना,
इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो डायमंड में जबरदस्त टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। यस, इट्स नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड यस डायमंड है तो ले दे के है तो कार्बन ही ना। तो जब आप डायमंड को जलाते हो ना C+O2 तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। ग्रेफाइट जलाओ, फुलरीज जलाओ, चारकोल जलाओ, कोल जलाओ, कुछ भी जलाओ, बनेगा एट द एंड CO2। ये आपको याद रखना है। इवन जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तभी भी याद रखना है कि ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन नहीं है जो कंप्लीट कंबस्शन पर CO2 ना दे। ये आपको हमेशा याद रखना है। आफ्टर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन यू डेफिनेटली गेट CO2। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो डायमंड का यूज ये तो बच्चा जानता है। ज्वेलरीज, women love jewelries made of diamond actually. Okay, black diamond is also called carboendo, used in cutting glasses, drilling rocks. ठीक है, क्योंकि रॉक्स वगैरह जो पुरानी और बहुत हार्ड होती है उसको काटने वगैरह के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है डायमंड का। इनफैक्ट डायमंड का इस्तेमाल बियरिंग वगैरह में भी किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि डायमंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नीडल्स वगैरह डॉक्टर्स कुछ बहुत प्रिसाइज सर्जरीज करने के लिए क्या करते हैं, नाइफ्स यूज करते हैं। ठीक है, उन नाइफ्स में, वो बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन नाइफ्स में जो एज होती है वो डायमंड कट होती है। कहते हैं अभी आजकल एक ट्रेंड चलता है डायमंड कट एलॉयज, आपने सुने होंगे। डायमंड कट एलॉयज मींस ऐसा नहीं कि डायमंड से काटा गया है, नो। डायमंड कट एलॉयज मींस उसमें शाइन बनी रहेगी, गाड़ी पूरी गंदी हो जाए लेकिन एलॉयज चमकते रहेंगे। समझ में? तो ऐसा कर बोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बहुत पतले वायर, जैसे कोई मेटल है उस मेटल को छील के क्या करना है, बहुत पतले वायर बनाने हैं, तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। तो डायमंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस ग्रेफाइट। जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो बच्चे हमेशा अपने पेन की पेंसिल देखते हैं, अरे यार ये तो अपने पास है, और वो फील करते हैं साला इतना भेदभाव क्यों, डायमंड इतना महंगा है, ग्रेफाइट। जो हम लोग पढ़ाई करते थे 1 रुपए की नटराज की पेंसिल आती थी, सोच के देखो 1 रुपए में आपको पूरी एक लीड मिल जाती थी सॉरी, आज तो मान लो 3-4 रुपए की आती होगी। ठीक है, तो फिर भी इट इज वेरी चीपर इन कॉस्ट, व्हाट, ग्रेफाइट, कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट, डायमंड। रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात होती है कभी भी बच्चों अवेलेबिलिटी। याद रखना, किसी चीज की प्राइसिंग अवेलेबिलिटी पे सेट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जो पेट्रोल है वो महंगा है क्योंकि हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज है जहां पर पेट्रोलियम होता है वहां पर इतना महंगा पेट्रोल थोड़ी ना होगा। कोई चाचा बोलेंगे यार तुमसे इतना लेने से हम खुद ही कुआं खोल लें, हैं और मान लो किसी चचा को अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाना है सऊदी कंट्रीज में, तो उसको क्या है, वहाँ खुद का पेट्रोल पंप है, हम खुद ही खोल के खुद ही भरेंगे। ऑल्दो ये मजाक है क्योंकि इट ऑल्सो रिक्वायर पेट्रोल रिफाइनिंग, इट्स अ बिग बिजनेस, लेकिन सच तो ये है ना, हमारे देश में पेट्रोलियम की बड़ी किल्लत है तो इसलिए महंगा है क्योंकि हमको खरीदना पड़ता है। तो सिमिलरली जहां पर जिस चीज की ज्यादा अवेलेबिलिटी है, जैसे अब डायमंड महंगा क्यों है, तो डायमंड की पूरे वर्ल्ड में अवेलेबिलिटी कम है। आप खुदाई करो थोड़ा सा टुकड़ा मिलेगा, चाहत सबकी है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। अब हीरा कैसे मिल जाए भाई, चाहते सभी हैं, तमन्ना सबके, लेकिन मिलना थोड़ी ना सबको, इसलिए वो चाहत इसकी कीमत बढ़ा देती है और ये हमेशा से रहेगा, इसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट भरपूर मात्रा में, कोयले की खदान में ग्रेफाइट की खदान मिल गई, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट की सबसे खास बात क्या होती है बच्चों, व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर देखो तो इसमें हेक्सागोनल लेयर होती है। इट हैज व्हाट, हेक्सागोनल लेयर। अब हेक्सागोनल लेयर है तो क्या होगा, हेक्सागोनल लेयर है तो क्या होगा, ड्यू टू दिस हेक्सागोनल लेयर, जस्ट चेक दिस स्ट्रक्चर, 1 2 3, 1 2 3, और कोई भी कार्बन दूसरे कार्बन से 3 ही जगह से अटैच है। अगर मैं यहां स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, 1 2 3, देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है,
आप देखो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यस और इस स्ट्रक्चर में अगर आप नोटिस करो, जैसे मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर ये वन ये वाला ये जो वन है ना, ये वन, ये टू और ये थ्री, ये तीनों ने इसको घेर के रखा है, इस वाले को, इसको मैंने सर्कल किया है। इसका मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी थी, 3 ने बॉन्ड बना लिया, एक बच गया। वो एक क्या करेगा, अरे ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनकर क्या करेगा, इट विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 1। सो डायमंड में ये नहीं था, ग्रेफाइट में ये है, इसीलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर आर लाइक स्लिपिंग ऑन ईच अदर। ये देखो एक दूसरे के ऊपर ये फ्लोट हो रहे हैं, यस और नो, because they are floating on each other, that is why they are very good lubricant, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाते। गाइज याद रखना, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में एक सिमिलैरिटी बहुत तगड़ी है, आप उनको जलाओगे तो आपको जलाने के लिए हाई ग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है। इफ यू पुट ऑक्सीजन while burning, it goes around 700 to 800 degrees Celsius, but if you want to burn it in the absence of oxygen, 3500 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है। एंड प्रोडक्ट CO2 ही बनेगा, बट इनके लिए हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है, माइंड इट, समझ में। सो ये क्या होते हैं, ये एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज हो जाते हैं। ग्रेफाइट ये गुड कंडक्टर होता है, बेचारा डायमंड कंडक्शन के नाम पे 0 था, नील बटे सन्नाटा, समझ में आया। सो दे आर ग्रेइश ब्लैक एंड ओपेक। वो कैसा था, ट्रांसपेरेंट था, कलरलेस था, बट ये ग्रेइश ब्लैक होते हैं। सबने पेंसिल की लीड देखी है ना, कौन सा इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। सॉफ्ट एंड ग्रीसी होते हैं, चिकने होते हैं, इसीलिए हम इन्हें ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, लेस देन डायमंड, समझ में। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस। स्टेबल एंड हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट if they get heated at 700 डिग्री सेल्सियस, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 700 पे भी जल जाते हैं और CO2 देते हैं। नहीं तो देखो 3675 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है if you want to burn it in the absence of oxygen. When we talk about their uses of graphite, pencil lead, printer ink, black paint, इन सब में ड्राई ल्यूब्रिकेंट बनाने में। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हैवी मशीनरीज होती है बच्चों, हैवी मशीनरीज जो हाई ग्रेड टेम्परेचर पे काम करती हैं, वहां पर आप ये कैस्ट्रॉल ऑयल या ये सर्वो ऑयल जो महेंद्र सिंह धोनी ऐड करता है, सर्वो डाला हो उसकी गाड़ी एकदम डिंचैक हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो हाई ग्रेड मशीनरीज होती है, जो हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं, वहां पर ये ऑयल वगैरह वेपर बन के ऐसे उड़ जाएंगे ऐसे करके, तो वहां पर हम एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं क्या, ग्रेफाइट को, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। क्रूसिबल वगैरह बनाने के लिए, क्रूसिबल जो जो सब्सटेंस, जैसे कटोरी, क्रूसिबल मतलब कटोरी मान जाओ, लेकिन कैसी कटोरी, जो जलाने पे जले ना और उसके अंदर जो रखा जाए वो जल जाए। जैसे जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सोनार लोग जो होते हैं गोल्ड स्मिथ, दे डू हैव क्रूसिबल, सो वेन एवर दे गेट एनी गोल्ड और सिल्वर, दे मेल्ट इट इजिली एट होम, ठीक है। उसको गर्म कर दिया क्रूसिबल को, उसके अंदर की जो चीज रहेगी कटोरी के अंदर, उस पूरी जल जाएगी और मेल्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता है तुम मेल्ट कर रहे हो गोल्ड और बर्तन ही पिघल जाए, ठीक है। सो देखो इन इलेक्ट्रिसिटी बैटरीज वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉड्यूलेटर के लिए ये यूज होता है बच्चों, ग्रेफाइट। जब कभी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, वन न्यूट्रॉन when strike to one atom of uranium, it gives immense what energy and releases 3 other neutrons. एक न्यूट्रॉन जाएगा 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, फिर 3 जाएंगे तो 9 बनाएंगे, 9 जाएंगे तो 27 बनेंगे, ऐसे न्यूट्रॉन्स 3 के गुणे में बढ़ते रहते हैं। तो अगर इतनी तेजी से न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, इसीलिए वी यूज ग्रेफाइट। व्हाट ग्रेफाइट डू इज, in every cycle
जब एक न्यूट्रॉन टकराएगा यूरेनियम से तो जो 3 बनेंगे 3 में से 2 को ये गायब कर देता है और हर बार एक ही न्यूट्रॉन बचता है जो एक बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करा पाता है इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। समझ में? हमेशा बच्चे सोचते हैं ना ऐसा कैसे होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब से तो दुनिया उड़ जाती है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बन रही है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। माइंड इट, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। सो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट फुलरीन। थोड़े से इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि आज से 20 साल पहले, जब 20 साल से भी थोड़ा ज़्यादा, जब मैं पढ़ाई किया करता था तो उस समय फुलरीन्स की जानकारी किसी को नहीं थी। ध्यान से सुनो, पहले सिर्फ और सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट को ही माना जाता था एलोट्रॉप्स, पर फिर क्या हुआ, फुलरीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ कि भैया फुलरीन भी होते हैं। अब फुलरीन होते क्या हैं? फुलरीन क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1985 में, जब हम पैदा हुए थे ना, हम मतलब मैं, तभी डिस्कवर किया था। किसने इसको? रॉबर्ट कर्ल, हैरोल्ड क्रोटा एंड रिचर्ड सैमले, इन तीनों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था। अब तुम सोच रहे होगे अरे भैया इनने डिस्कवर किया तो इस फुलरीन को बकमिनिस्टर फुलरीन क्यों बोलते हैं? उसका रीजन है, एक्चुअली क्या है देखो बताता हूं। ये बहुत अच्छा नाम कैसे पड़ा बकमिनिस्टर फुलरीन? कई लोग फुलरीन बोलते हैं, कई लोग बकमिनिस्टर फुलरीन बोलते हैं। उसका रीजन था, देखो, जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, या एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था व्हाट, बकमिनिस्टर फुलर। आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था क्या? बकमिनिस्टर फुलर। ठीक है। अब इन्होंने एक सिमेट्री बनाई थी जो एक्चुअली एक डोम था, जियोडेसिक डोम। डोम मतलब जैसे मस्जिदों के ऊपर डोम होता है ना, ऐसा। ठीक है, मंदिरों के ऊपर भी होता है ना डोम, ऐसा। तो आप लोग फुटबॉल याद रखो बच्चों, अगर आपको फुलरीन समझना है ना तो एक फुटबॉल इमेजिन करो, या अगर घर पे है तो उठा के बैठ जाओ। फुटबॉल बोल रहा हूं, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल मत ले लेना, क्योंकि फुटबॉल में आपको इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। किस तरह के भाई? इस तरह के आपको ऐसे पैचेस मिलेंगे और ऐसे पैचेस मिलेंगे। ये हेक्सागोनल है और ये पेंटागोनल है, और बस इन्हीं हेक्सागोनल और पेंटागोनल से मिला के पूरा एक फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर बनता है, जो इसको फुलरीन्स कहते हैं। यहां पे हर एक कॉर्नर को कार्बन समझना, ठीक है? मतलब कितने कार्बन हो सकते हैं? मिनिमम 60 कार्बन का फुलरीन होता है। हालांकि 60, 64, 80, 84 एंड अबव भी हो सकते हैं, छोटे बड़े कितने भी फुलरीन्स हो सकते हैं। तो जो जियोडेसिक डोम था उसके जैसा दिख रहा था क्या? फुलरीन। इसीलिए मुलर वगैरह ने क्या नाम रख दिया कि भैया देखो हम खोज तो लिए हैं लेकिन ये दिख तो रहा है किसके जैसा? बकमिनिस्टर फुलरीन के इस डोम जैसा, इसलिए चलो इसका नाम किसके नाम पे रख देते हैं? बकमिनिस्टर फुलरीन, फिर नाम हो गया। ठीक है। हालांकि फुलर को इस बात का पता ही नहीं था कि उनके नाम से ये डिस्कवरी हो चुकी है। डन। नाउ जो मैंने आपको अभी हेक्सागोनल बच्चों दिखाया ना, ये हेक्सागोनल, ये लगभग 20 और ये लगभग 12 होते हैं एक प्रॉपर सिमेट्री में। 20 और 12, पेंटागोनल 12 फेस होते हैं और हेक्सागोनल 20 फेस होते हैं। इन सबसे ये मिलके बना होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है? आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, हेक्सागोनल कैन कंबाइन विथ हेक्सागोनल, pentagonal can also combine with this hexagonal, but one pentagon can never combine with another pentagon। मतलब पेंटागोनल स्ट्रक्चर दो आपस में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हेक्सागोनल आपस में मिल सकते हैं और पेंटागोनल हेक्सागोनल भी आपस में मिल सकते हैं। इसका रीजन ये है ना, आप फुटबॉल को कभी देखो ना, फुटबॉल उठा के देखो, आप हेक्सागोन से हेक्सागोन जुड़ा हुआ देख लोगे, देखना। पेंटागन से पेंटागन नहीं जुड़ता क्योंकि सिमेट्री बन नहीं पाती, वो राउंड सिमेट्री नहीं बन पाती। समझ में आया बच्चों? तो एक राउंड फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं,
और ये जो बकमिस्टर फुलिन है ये रिसेंट डिस्कवरीज में या रिसर्चेज में आता है। इनफैक्ट अभी आजकल तो एक बहुत अच्छी रिसर्च और चल रही है ग्राफीन को लेके। ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन इज अ यूनिलेयर, मतलब सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। Unilayer of graphite is called graphene. It is highly conductive. It avoids loss of heat and energy. That is the reason अगर आप ग्रेफीन के एक पार्ट से हीट करोगे तो दूसरे पार्ट तक हीट अपने आप ही ट्रांसफर हो जाती है। समझ में आया बच्चों? तो ग्राफीन भी एक रिसेंट रिसर्च है, इस पे और काम चल रहा है। ग्राफीन कि जो कई लोग बोल रहे हैं या ऐसा चल रहा है कि ग्राफीन के मोबाइल की स्क्रीन्स बनाई जाएगी आगे चल के, या कई जगह तो काम भी चल रहा है। ग्राफीन से सुपर कंडक्टिव बैटरीज बनाई जाएगी ताकि लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। ग्राफीन की मदद से हाई टेंसाइल ग्लासेस बनाए जाएंगे, उनकी लेयर बनाई जाएगी ताकि वो ज़्यादा प्रेशर सह सके, टूटे ना। और ग्राफीन का इस्तेमाल किया जा रहा है जियोथर्मल, जियो मतलब वो मुकेश अंबानी वाला जियो नहीं, जियो मतलब धरती वाला जियो है ना, वो JIO नहीं, GEO वाला बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि सबको जियो मतलब मुकेश अंबानी समझ में आता है। अब है तो है, हमारे देश का है, वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज एक ऐसा बिजनेसमैन जो पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है। तो यस, बीइंग इंडियन वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, ठीक है? और सही बात है, रेवोल्यूशन तो वही लेके आया ना हमारे देश में, ठीक है? तो बात करते हैं जियोथर्मल की, ठीक है? तो जियो मतलब जमीन के अंदर की गर्मी, ठीक है? हमें गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल लगता है, ईंधन लगता है, लेकिन अर्थ के कोर में ऑलरेडी बहुत गर्मी है। तो हम अर्थ के अंदर एक ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके ग्रेफाइन के वायर्स डालते हैं, और जो ग्रेफीन है या जो ग्रेफाइन है उसकी सबसे खास बात क्या है? उसमें लॉस ऑफ एनर्जी तो होता नहीं। तो पूरी नीचे की हीट पूरी कहाँ जाएगी? ऊपर टॉप पे आ जाएगी, और टॉप पे हम उससे स्टीम बनाएंगे, स्टीम से स्टीम प्लांट चलाएंगे, बिजली बनाएंगे या जो बनाना बनाएंगे, हैं, और राजा बन जाएंगे, क्योंकि जिसके पास है एनर्जी वो है राजा। याद रखना, लाइफ का ये फैक्ट बता रहा हूं आपसे, जो मैंने बचपन में नहीं अपनी रियल लाइफ में सीखा। द वन हु वर्क ऑन प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी, दे ऑलवेज रिमेन्स रिच एंड पावरफुल। अब एनर्जी है तो पावर हो गई, ये सटायर नहीं है, सच है। डन नाउ, तो ये क्या होता है? हमने इसके बारे में जाना, ग्राफीन के बारे में भी। ये सुपर कंडक्टर्स में, ल्यूब्रिकेंट्स बनाने में, सेमीकंडक्टर में, कैटलिस्ट में, टेंसाइल फाइबर्स बनाने में, इनहिबिटिंग एजेंट्स इन एक्टिविटी ऑफ एड्स वायरस। एड्स वायरस को ये किल करता है, ठीक है? नाउ गाइस, यू कैन सी द टू मेजर fighters, diamond and graphite, and their what? A difference chart. हार्डनेस सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट है डायमंड कंपैरिजन में, थोड़ा सॉफ्ट है। ये नहीं कि तुम बोलो इतना सॉफ्ट है कि हाथ में लेके मसल दें, है ना? याद रखना, कंपैरेटिवली सॉफ्ट है। डेंसिटी 3.5, 2.25, टेंडेंसी टू कंडक्ट, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। कलर कलरलेस होता है, ये ब्लैक होता है। ट्रांसपेरेंसी, ये ऑब्वियसली कलरलेस और ट्रांसपेरेंट है, बट ये ओपेक होता है। अरे जो पेंसिल की लीड होती है वो आर पार थोड़ी ना देख सकते हो उससे तुम, ओपेक होती है ना, अपारदर्शी, ठीक है? अकरेंस, ऑब्वियसली डायमंड इज रेयर, अरे ये अबेंडेंट है, भरा पड़ा है, तुमको जितना चाहिए उतना। स्ट्रक्चर, तो ये टेट्राइडल होता है और ये हेक्सागोनल होता है। टेट्राइडल एज वेल एज ऑक्टाइडल, दोनों सिमेट्री मिल जाती है डायमंड में, समझ में आया? So after doing the crystalline part, people, now we are going to study amorphous allotropes. Let's talk about amorphous. Amorphous में सबसे पहले चारकोल की बात करेंगे। चारकोल, प्यारे बच्चों, चारकोल जिससे बनता है ना, जैसे लकड़ी से बना तो वुड चारकोल, बोन से बना तो बोन चारकोल, वुड से बना तो वुड चारकोल, सॉरी अगर शुगर से बना तो शुगर चारकोल। मैंने शायद वुड 2 बार बोला इसलिए मैंने करेक्ट किया। तो जिस सोर्स से बनता है उसी का चारकोल माना जाता है। आखिर चारकोल होता क्या? गाइस, जब हम किसी चीज को जलाते हैं, माइंड इट, 2 तरह से जलाया जा सकता है। एक कंप्लीट कंबशन जिसमें आपको ऐश मिल जाती है और पूरी तरह जल जाता है, और एक इनकम्प्लीट कंबशन। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास एक लकड़ी है, ठीक है, आपने उस लकड़ी को जलाया, लेकिन कैसे जलाया? बंद डिब्बे में। तो क्या लकड़ी पूरी तरह जलेगी? नहीं।
तो क्या होगा, उसका कुछ पार्ट जल जाएगा, और जो पार्ट जल जाएगा उस पार्ट के जलने से वो लकड़ी पोरस हो जाएगी, पूरी काली तो हो ही जाएगी, नो डाउट। ये चारकोल जितने होते हैं सब काले होते हैं, इसमें कोई गोरा चारकोल नहीं होता कुछ भी, ठीक है, ये सब काले हैं। लेकिन आपने एक लकड़ी लिया, लकड़ी को जलाया, लेकिन लकड़ी इनकम्प्लीट कंबशन हुआ बिकॉज आपने ऑक्सीजन दिया ही नहीं। तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे पोर या वो पोरस बन जाएगा, एंड दैट पोरस सब्सटेंस इज कॉल्ड चारकोल। अब ये आप वुड के साथ करो, शुगर के साथ करो, जिससे करना है आपकी चॉइस है। वुड के साथ क्या होता है, सो द चारकोल इज बेसिकली नेम्ड व्हाट ऑन द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, है ना, ऑलवेज रिमेंबर। सो व्हेन लेट्स टॉक अबाउट इट, वुड चारकोल, एज आई सेड, वुड चारकोल आप कभी लकड़ी को जला के देखना, तो अक्सर है ना लकड़ी से है ना जो अपन जलाते हैं तो एक हल्का सा टार निकलता है, पहले वो येलोइश होता है ना, देखना है आपको दिखेगा। अब लकड़ी जलाना है मतलब अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में कोई लकड़ी पड़ी है तुम जला के देखो। अक्सर ये देखने को मिलता है गांव में, कि गांव में लोग लकड़ी काट के लाते हैं और चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उनको दिखेगा जहाँ जहाँ लकड़ी जल रही है उस लकड़ी के बाजू में एक येलोइश फ्लूइड निकल के आता है, ठीक है, वो पायरोलिग्नस एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, पायरोलिग्नस एसिड, ठीक है। तो वो जो पायरोलिग्नस एसिड होता है, एसिड है तो ऑब्वियसली ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ठीक है, ठीक है, और वो बहुत तेज जलता है। तो पायरोलिग्नस एसिड एक टार की तरह क्रिएट करता है, वो धीरे 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 वो लकड़ी को जलने से, आप देखो ना लकड़ी जब जलती है तो उसके साथ एक सॉलिड कोयला है ना, जब लकड़ी जलती है, लकड़ी जब जलती है, ठीक है, तो क्या बनता है, एक सॉलिड कोल बच जाता है, वही एक्चुअली वुड चारकोल है, क्योंकि पूरी तरह वो जल नहीं पाता, पर उसी कोयले को बाद में भी जलाया जाता है। समझ में, आपने देखा होगा क्या ना, कोयले को जला रहे हैं, कोयला बनता तो जलने से ही है, ये सुनो, बनता जलने से और फिर बनाते भी उसको जलने से है। समझ में आया कि नहीं, मतलब बना भी जलने से और उसको बनाएंगे आगे, उसको और जलाएंगे। तो अगर पूरी तरह कोई चीज जल चुकी है तो दोबारा नहीं जला सकते ना, माइंड इट ना गाइज, यू आर गेटिंग इट। तो चारकोल आर मेड ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ओके। नाउ वुड चारकोल देखो, ब्लैक तो रह गई, पोरस रह गई, ब्रिटल सॉलिड, फट से टूट जाता है। याद रखना, जो एक्चुअल कोल होता है ना, जो एज अ मिनरल निकलता है जमीन की खुदाई से, वो बहुत हार्ड होता है, उसको हैमर मार मार के तोड़ना पड़ता है, तब जाके टूटता है, ड्रिल करके तोड़ना पड़ता है। ये तो एकदम फट से पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए। ये हल्का भी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है, ये पानी में तैरता है, इट इज अ गुड एब्जॉर्बेंट एंड इट इज अ बैड कंडक्टर। डन। फ्यूल में यूज होता है, गन पाउडर बनाने में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि गन पाउडर को भी इग्नाइट करना है ना। गन पाउडर का फॉर्मूला ही यही है कि आप उसको थोड़ा सा उसमें ऐसी चीज डालो जो आग पकड़ ले, तभी तो ब्लास्ट होगा, ठीक है। इट फॉर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सिगरेट फिल्टर्स में, ताकि जो ज्यादा कार्बन है अंदर है, क्योंकि एब्जॉर्बेंट है ना, ये बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा। इनफैक्ट सिरप वगैरह को डीकलराइज करने में, इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो फूड वगैरह है, हम खाना जब बनाते हैं तो खाना में अगर धोखे ज़्यादा हल्दी गिर जाए, दाल बना रहे हैं, धोखे से हमने 1 चम्मच हल्दी डाल दिया थोड़ा सा डालने की जगह पे, तो हमारे आजकल है ना वुड चारकोल के पाउचेस आते हैं मार्केट में, या कई लेडीज जो पुरानी लेडीज है वो बताती है कि आप ये कोयले को एक पोटली में बांध के रखो और उसको एक बार दाल में घुमा दो, तो पूरा का पूरा जो येलो कलर था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, किस पे, उस ब्लैक चारकोल में, ठीक है। ये होता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है, हाथ धोने के लिए यूज करते हैं, राख यूज करते हैं, वो भी तो वुड चारकोल है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल चारकोल। एनिमल बेसिकली बोन चारकोल की बात हो रही है, देखो इट इज ऑल्सो नोन एज बोन चारकोल, ठीक है। जो जानवर मर जाते हैं, आपने देखा होगा जो एनिमल मर जाते हैं, या जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं जहाँ पे फ्लैश के लिए जानवरों को मारा जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक एक पार्ट का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। जो सॉफ्ट मीट है वो खाने में यूज हो जाता है, जो ऊपर का लेदर या स्किन होता है वो लेदर इंडस्ट्री में चला जाता है, और जो बोन्स होते हैं वो चारकोल बनाने में यूज होती है। हालांकि बोन आर्ट एंड क्राफ्ट में भी कई लोग यूज करते हैं, अगर हैवी जानवर है, बड़ा जानवर है, तो उसकी बोन्स भी मोटी होती हैं।
दांत वगैरह बनाने के लिए भी बोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, नकली दांत वगैरह बनाने के लिए। लेकिन बोन्स अगर किसी काम के नहीं आए तो उसको जला के क्या बनाते हैं, बोन चारकोल बनाते हैं। एंड बोन चारकोल में सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है, ठीक है। और ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये आप ऐसा समझ जाओ कि एक बहुत ही शानदार एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। मतलब वुड चारकोल से 10 से 20 गुना ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बिंग नेचर होता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि पहले जब शक्कर बनाया जाता था, शुगर बनाया जाता था, तो शुगर बनाने का प्रोसेस क्या होता था, शुगर सिरप लेते थे, शुगर केन, अरे गन्ने का रस निकालते थे और गन्ने के रस को पकाते थे तो वो ब्राउन हो जाता है, जिससे गुड़ बनता है। गुड़ तो आपको पता है ना, जैगरी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब जैगरी नहीं बनाना है, उनको शक्कर बनाना है, तो व्हाट दे डू, दे जस्ट पुट चारकोल इन इट, और चारकोल उसका पूरा रेड कलर निकाल लेता था। तो द इंटायर दैट बर्न्ड शुगर केन सिरप वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता था। फिर उसको सूखने के लिए रख देते थे और शक्कर बन जाता था, फिर क्रश कर देते थे, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते थे। ये पूरा शुगर बनने की प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस प्रोसेस को थोड़ा अच्छी तरह समझो। समझने की बात यह है कि पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय, अभी आई एम नॉट श्योर, कुछ लोग करते होंगे, पता नहीं, पहले के समय क्या होता था कि जो कलर हटाना है ना, उसके लिए बोन चारकोल यूज करते थे, क्योंकि बोन चारकोल का एब्जॉर्बिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। तो जो वेजिटेरियन लोग थे, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, फिर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट होकर डिसीजन दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी भी कोई करता होगा, कोर्ट बोलती जरूर, हमारे यहाँ लोग हैं ना ऐसे जो कुछ मानते नहीं। तो फिर लोगों ने ये बोला कि नहीं, जो मोटी शक्कर आती है, जिसको क्या बोलते हैं, वो मिश्री वगैरह बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें या गुड़ का। पूजा वगैरह में आपने देखा होगा, जब हम घरों में पूजा करते हैं तो अक्सर शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आइदर गुड़ का करते हैं या मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। मिश्री मतलब थोड़ा बड़ी शुगर होती है, ठीक है, होता है। इनफैक्ट एक कंपनी है मधुर शुगर, वो बोलता भी है कि हम, वो लिख के भी रखता है कि वी नेवर यूज एनिमल चारकोल, ठीक है। सो इज इट क्लियर गाइज? चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली। तो एनिमल चारकोल का यूज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, लेट्स टॉक अबाउट शुगर चारकोल। सो बच्चा पार्टी, अब बढ़ते हैं किस पर, शुगर चारकोल पर, ठीक है। शुगर चारकोल भी अगेन दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोर्फस कार्बन, है ना, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, इस लाइन को याद रखना, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोर्फस कार्बन। और ये भी वैसे ही तरीके से बना, जो शक्कर है वो शक्कर को जला दो। देखो मैंने आपको बताया था, जितने भी हाइड्रोकार्बन है उनको जलाओगे तो एंड प्रोडक्ट CO2 बनता है। देखो यहाँ पे भी ग्लूकोज है, मतलब शक्कर, उसको गर्म किया तो कार्बन मिल गया और पानी मिल गया। याद रखना, यहां पर जो कार्बन मिल रहा है, यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन के कारण कार्बन मिला। अगर आप यहां पर ऑक्सीजन डाल के जलाते इसको, इन्होंने क्या किया है, सिर्फ हीट किया है। अगर हीट इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या कर देते हैं, इफ दे माइट हैव हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू डेफिनेटली गेट CO2 हियर, नॉट कार्बन। समझ में? तो बस हीट कर दिया ग्लूकोज को, तो हमको क्या मिल जाता है, शुगर चारकोल मिल जाता है। याद रखना, ये बंद कंटेनर में होता है। कई बार बच्चों के मन में ये भावना आती है, सर हाउ इट इज पॉसिबल टू बर्न एनी सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। गाइज ऑलवेज रिमेंबर, यू डेफिनेटली हैव आइदर सीन और यू मे नो अबाउट what, how the cake is made, ovens, yes. So the oven, microwave oven or ovens are the good example of heating in the absence of oxygen, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाना भी संभव है। और हम देखे हैं, हम यूज करे हैं, हमने घरों में इनफैक्ट देखा है। अगर हमने यूज नहीं भी किया तो हमने देखा है, हम कोई भी माइक्रोवेव ओवन ढक्कन खोल के नहीं गर्म करता, ढक्कन बंद करोगे ऑक्सीजन इनलेट बंद हो जाता है और फिर वहां पे हीटिंग शुरू होती है। समझ में आई बच्चा बड़ी बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं कोल, कोल की बात करते हैं। हमने पहले चारकोल पढ़ा, अब कोल की बात करें। कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। याद रखना, ये अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट इज कोल, कई बार वाइवा में आता है, एक ही लाइन बोलना है, कोल इज मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर सब्सटेंसेस। कोल केवल कार्बन नहीं होता,
कई बार बच्चे सोचते हैं कोल मतलब कोयला, कोयला मतलब कार्बन, कार्बन, ये ऐसा नहीं है। कोल इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। समझ में आया बच्चा पार्टी? और ये कब बनता है? जब किसी भी कारण से जब नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं, भूकंप आ जाते हैं, अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, सो बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो एक साथ जमीन के नीचे दब जाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यू टू इनकम्प्लीट अगेन कंबशन एंड एक्सट्रीम प्रेशर। ये कंसंट्रेटेड मास बन जाते हैं जो आफ्टर वे मल्टीपल ईयर्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। सो दिस इज हाउ कोल इज मेड। ओके, कोल ऐसे ही बनता है नेचुरली, आर्टिफिशियली तो कोल कोई मतलब नहीं। टाइप्स ऑफ कोल क्या है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। जो पीट होता है ना, पीट और लिग्नाइट, ये हमेशा घरों में और सॉफ्ट, ये एक्चुअली सॉफ्ट कोल होता है। बिटुमिनस जो होता है वो हाउस होल्ड कोल होता है, जो घरों में कोयला यूज होता है। इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है वो एंथ्रासाइट होता है, ये बहुत हार्ड कोयला होता है, जिसको बताया ना हैमरिंग वगैरह करके होते हैं, खुदाई में वगैरह मिलता है। ठीक है, देखो इसमें 96% कोयला होता है, किसमें? एंथ्रासाइट में। तो एंथ्रासाइट में बहुत ज्यादा क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। पीट इज मोस्ट इंफीरियर एंड एंथ्रासाइट इज द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। जो पीट होता है वो एकदम पाउडरी, एकदम सस्ता वाला है ना, गरीब वाला कोल। ठीक है, एंड कोल इज मेनली यूज फॉर एज अ फ्यूल, कोयले का फ्यूल की तरह ही मोस्टली इस्तेमाल होता है। और जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ज्यादा ऑब्वियसली कोल यूजफुल रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोक। ये कोक है ना, कोको कोला वाला नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को कोक मतलब कोको कोला, ऐसा नहीं। यहाँ पर कोक मतलब इन टर्म्स ऑफ कार्बन वी आर टॉकिंग। आई नो बच्चे सोचेंगे सर ऐसा कौन सोचता है। अरे भैया, एक टीचर ही जानता है कि बच्चे क्या क्या नहीं सोचते। माँ बाप को ही भरोसा नहीं होगा कि उनके बच्चे क्या क्या नहीं सोचते। सिर्फ टीचर ही होते हैं, इसलिए टीचर को तो की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि टीचर को हर वो चीज़ पता है जो माँ बाप को भी नहीं पता है। बच्चे पूछता है सर कोक, ये पीने वाला कोक नहीं और खाने वाला कोक भी नहीं है, ये जलाने वाला कोक है। इट इज अ ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये एक शब्द है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है किसी चीज को गर्म कर देना, उबाल देना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है जब जिसको उबाला जा रहा हो वो पूरी तरह नष्ट भी हो जाए। कोयले को इतना जला दो, इतना जला दो, कोयला तो खत्म हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, खत्म हो गया, और उसके जलने से फिर जो बना वो कोक। समझ में आई बात? सोचो किस किस लेवल तक बन जा रहे हैं। ठीक है, इन 1709 अब्राहम डार्बी ऑन एन आयरन मेकर यूज्ड कोक इंस्टेड ऑफ चारकोल टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आयरन ओर जैसे मान लो Fe2O3 था, उसमें कार्बन डाल के गर्म कर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आयरन अलग हो जाएगा और CO2 बन के निकल जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, आज भी लोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये किसने किया? 1709 में। अच्छा, मुझे ये बात हमेशा बुरी लगती है, यहां पे देखो इन 17 अब्राहम डार्बी ने 1709 में ये किया। अरे हमारे देश में 1700, इंडिया में आदि मानव के जमाने के बाद जो जीवन है ना, उसमें सबसे पहले इंडिया ही इवॉल्व हुआ। सो पीपल वर यूजिंग कोल, आयरन in various form of their life, in their life, in various forms। हमारे यहाँ भी तो होते थे, लोहार होते थे, वहां पे अगर आयरन मेकर था, हमारे यहाँ लोहार बोलते थे उसको, तो उसको भी ये पता था ना, करता था ना वो। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने कभी अपने लोगों को प्रमोट या उनके बारे में चर्चाएं की ही नहीं, इसीलिए हर चीज जो फेमस हुई है। आई वेंट टू अ टेम्पल इन दिल्ली, स्वामीनारायण टेम्पल, बहुत ही अमेजिंग है वहाँ। स्वामीनारायण टेम्पल तक मेट्रो भी जाती है, दिल्ली मेट्रो। आई वॉज देयर फॉर एटलीस्ट 6 to 7 hours, एंड वहाँ पर एक एग्जीबिशन है जहाँ पर दे लेट अस नो अबाउट और एंशिएंट हिस्ट्री, जो मुझे भी उतनी अच्छी तरह नहीं पता थी। एंड वो एक बोट है जिस बोट में वो आपको बैठाएंगे और वो पूरा एक तरफ से घुमाएंगे। तो इन दोज 10 to 15 minutes यू विल realize कि how enriched our education system was,
एंड मैं इसको ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता बिकॉज दिस इज अवर केमिस्ट्री लेक्चर, बट माइंड माई वर्ड्स माई प्यारे बच्चों, it is very very important. Always remember, India is a land of talented and very talented people. India is a land of talented people. You can never find more talented people what we have in India. We have alternates of everything. We call it जुगाड़. हर चीज़ का जुगाड़ होता है इंडिया में. Because we are very talented. समझ में? हमारे यहाँ लोगों को सर्वाइवल आता है. In this much of population in our country, we know how to survive. We actually survived that corona, जिसमें पूरे दुनिया की बैंड बजा रखी थी. लोग कितना भी बोले, लेकिन याद रखना बच्चों, हमारे देश में अभी भी बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन लोगों को पता है कि सर्वाइव कैसे करना है. ये आर्ट है. और बुद्धिमान तो हमारे यहाँ बहुत होते हैं, लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं. सो दैट इज द रीजन वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट ऑल सिटीजन्स of our country, because they give us hope, they give us belief. आज नहीं तो कल we will be on top. Yes, we will be on top on every form of education and medical industry and infrastructure, manufacturing industry, real estate, हर जगह हम ऊपर रहेंगे. और कुछ चीज़ों में हम एकदम रॉक बॉटम पे रहेंगे. गरीबी, भुखमरी, अज्ञान, अशिक्षा, इनमें हम रॉक बॉटम पे रहेंगे. क्यों? क्योंकि हमें कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हम जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ बढ़ेंगे, है ना. हमारे देश में अशिक्षा एकदम कम होगी, सब पढ़े लिखे होंगे, अज्ञान एकदम कम, गरीबी एकदम कम. पूरी तरह तो वर्ल्ड में कहीं से भी नहीं खत्म हो सकता. मेरा एक दोस्त था जो यूएस गया, तो उसने एक ही डायलॉग चिपकाया था, प्रभात भाई, अमेरिका में है ना भीख भी डॉलर में मिलती है. समझ में? तो वो एक सटायर था, जब लोग समझ नहीं पाते कि भैया वहाँ $1 कोई नहीं देगा, वो सेंट देंगे. जैसे हमारे यहाँ रुपए और पैसे चलते हैं, ऐसे वहाँ डॉलर और सेंट्स चलते हैं. तो है वही, मोटा मोटी एक ही हिसाब है. मेहनत करो और डट के करो. सो भैया ये अब्राहम डार्बी ने किया था. इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट अब्राहम डार्बी. बट यस, क्या पता केबीसी खेलने चले गए तो वहाँ काम आ जाए तुम्हारे. ठीक है, चलिए. यूज ऑफ कोक, इट इज ऑब्वियसली एज अ फ्यूल, इट इज यूज मेकिंग गैसेस फ्यूल, रिड्यूसिंग आयरन ओर, मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया. ठीक है, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रेफाइट एंड वाटर गैस. वाटर गैस आपको पता है CO+H2, दो गैस होती हैं, CO+H2, इसको वाटर गैस कहते हैं. ठीक है, इसको वाटर गैस कहते हैं. और अगर CO+N2 कर दिया तो इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं. गाइज, आई एम गोइंग टू टीच यू दिस थिंग, डोंट वरी. अभी तो हमने एलोट्रॉप्स के बारे में बात की, टेंशन नहीं. अब बात कर लेते हैं लैंप ब्लैक के बारे में. काजल, ठीक है, और आंखों में लगाने वाला काजल. ठीक है, तो जो लैंप ब्लैक होता है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, ऑलमोस्ट 99% कार्बन. ऑलवेज रिमेंबर, कभी कोई वाइवा में पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन लैंप ब्लैक. पहले के समय में क्या होता था, काजल मैन्युफैक्चर नहीं होते थे, तो घरों में काजल बनाया जाता था. अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, मम्मी से या दादी से, दादी तो डेफिनेटली बताएंगी. अगर मम्मी यंग एज के तो उनको पता ही नहीं होगा, वो भी काजल मार्केट से खरीदी होंगी. लेकिन दादी तो 100% आपको बताएगी कि पहले क्या होता था, घी का दिया जलाते थे, मतलब एक लैंप लेते थे, उसमें घी डालते थे और एक बत्ती जलाते थे, और मतलब धुआं करते थे और उसको ढक देते थे. तो उस बर्तन के ऊपर कार्बन की, जो घी जल रहा है ना, उसकी कार्बन के, हमारे यहाँ तो घी से जलाते थे क्योंकि घरों में जो लोग यूज़ करने हैं काजल. ठीक है, बाद में कुछ लोग तेल से भी जला के काजल बनाते थे. ठीक है, तो वो काजल बहुत अच्छा हुआ करता था पहले, जो काजल आता था, जो घरों में बनता था. आजकल तो लोग उस हैक्टिक चीज़ को बचाने के लिए, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, उसको बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड जो मार्केट में बना हुआ लैंप ब्लैक आता है या काजल आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, याद रखना, द लैंप ब्लैक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एब्सोल्यूट ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी, जब आप हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं ना बच्चों, तो एक इफेक्ट होता है ब्लैक बॉडी इफेक्ट. ठीक है, तो ब्लैक बॉडी इफेक्ट के लिए एक आइडियल स्टेट इमेजिन कर पाना
सिर्फ पॉसिबल होता है किस पे, लैंप ब्लैक पे या काजल पे, ठीक है, क्योंकि लैंप ब्लैक अपने पे गिरने वाली ऑलमोस्ट सभी इंसिडेंट लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, माइंड इट, ठीक है। इसीलिए लोग आंखों में काजल लगाया करते थे। सोचो पुराने लोग कितने टैलेंटेड होते थे। आंखों की रोशनी, इमेजिन करो, आंखों में काजल लगाएंगे, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आंखों की रोशनी बढ़ती थी। इसीलिए जो पुराने लोग हैं आंखों में सुरमा या काजल लगाया करते थे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल के लोग मानते नहीं, उनको लगता है कि नहीं आई ड्रॉप से ही काम चल जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। पहले देखो पुराने लोगों को आज तक चश्मा नहीं लगाया और वो दूर की चीज़ें भी देख लेते हैं। ये सब यही है, हम माने ना माने बट सच यही है। और जितना आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि पुराने लोग सही थे। और मैं आपको जो बताया ना स्वामीनारायण मंदिर, डू विजिट इट एंड यू विल रियलाइज द एनरिच्ड एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अदर फील्ड इन आवर कंट्री। बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा आपको। मेरे को भी आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसा सीन था। सो यू गेट मेस्मराइज्ड, ओके, डू विजिट। और ये कोई प्रमोशन नहीं है भैया, जाना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंप ब्लैक। यस, एज आई सेड, मेकिंग ब्लैक प्रिंटिंग इंक, ऑल फिलर्स, जो टायर वगैरह के फिलर्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि टायर की ग्रिप अच्छी बनी रहे, नहीं तो टायर पता चला स्लिपरी बन गया, ठीक है। और शू पॉलिश वगैरह के लिए, और काजल तो आपको पता ही है, ठीक है। डन। सो वी आर डन विथ एलोट्रॉप्स, ओके। नाउ पीपल वी हैव टू टॉक अबाउट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले उड़ता हुआ आ रहा है कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दो लगाए ना, बिकॉज देयर इज टू मतलब डाई, कार्बन डाइऑक्साइड। नाम तो क्लियर हो गया। अच्छा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय वैन हेल्महोल्ट्ज इन 1630। फर्स्ट प्रिपेयर्ड, क्या बात कर रहे हो, उसके पहले नहीं था क्या? था। इन्होंने पहली बार बनाया नहीं था, लेकिन पहली बार लोगों को बताया कि देखो मैंने बनाया, तो लोगों ने कहा अच्छा अच्छा तुमने बनाया। अरे भैया जमाने से है, ओरिजिन ऑफ लाइफ से अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन इनका नाम याद रखिए, वैन हेल्महोल्ट्ज, क्योंकि क्या पता अपन KBC खेलने चले जाएं, ठीक है। लाइफ में यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, वी नेवर नो व्हेन वी आर गोइंग टू गेट चांस। यस, दुनिया का उसूल है बच्चों, कब हमें मौका मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन जब मिलेगा तो उस मौके को हमें पूरी तरह यूटिलाइज करना है। दिस इज व्हाट लाइफ इज, यस और नो। सो देखो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इनको वैन हेल्महोल्ट्ज ने बनाया, एंड जोसेफ ब्लैक ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट। आज लेक्चर मैंने बताया था, यस और नो। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वॉज स्टडीज इन डिटेल बाय लेवोसियर। लेवोसियर ने इसको बाद में डिटेल में स्टडी किया। देखो ये हिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए डिटेल में। देखो बनाया है सबसे पहले वैन हेल्महोल्ट्ज ने, फिर चारकोल से चौक से किसने इसको डिराइव किया? जोसेफ ब्लैक ने, ठीक है। फिर उसको लेवोसियर ने पूरी तरह स्टडी किया। देन सभी ने मतलब कुल मिला के अपनी कहानी सुनाई। कार्बन डाइऑक्साइड इज अबंडेंटली प्रेजेंट ऑलमोस्ट 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। एंड याद रखना, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, ये 0.03 और तेजी से बढ़ेगा, 0.02 हो चुका होगा अभी तक तो, ठीक है, जिस तेजी से बढ़ रहा है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलिए तो सांस लेते हैं, उससे भी CO2 बनता है, सब बनता है। हम कैसे बनाएंगे? तो हम तो पहले सबसे पहले कैसे बनाएंगे? कोयले को जला के, कोयला लिया, जला दिया, CO2 बना दिया। कौन सा कोयला लो? वुड चारकोल, एनिमल चारकोल या बोन चारकोल, ठीक है, शुगर चारकोल, कोई भी चारकोल लो जला दो। और बहुत रईस हो तो डायमंड जला दो, तुम्हारी चॉइस, बनेगा लेकिन CO2। नाउ हाइड्रोकार्बन, मीथेन, क्या बोला था मैंने? जितने भी हाइड्रोकार्बन है सभी की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या बर्निंग करने पर आपको क्या मिलता है? CO2 तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड यू गेट CO2 and H2 बिकॉज हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी तो जलेगा। कार्बन जल के CO2, हाइड्रोजन जल के H2O, बिल्कुल फैक्ट है, कोई टेंशन ही नहीं इसमें। चलो तो ये हो गया। दूसरा क्या है? बाय हीटिंग मेटेलिक कार्बोनेट्स। जोसेफ ब्लैक ने बनाया था ना, यही है जोसेफ ब्लैक वाला। सोचो क्या किया था? कैल्शियम कार्बोनेट, चौक गरम कर दिए, CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों मिल गए,
समझ में आया? तो क्या ब्लैक ने बहुत काम किया था जोसेफ ब्लैक ने? नहीं। अब ये बाइकार्बोनेट है जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। माइंड माई वर्ड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन आप लोग नोट कर लेना बच्चों। बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो वो डेड सोडा बनाता है। ये है डेड सोडा या सोडा ऐश, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोडा ऐश। इसी सोडा ऐश में थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको क्रिस्टलाइन बनाएंगे तो फिर ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, चलिए। बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन कार्बोनेट्स, ये सबसे इजी है और लैब्स में यही परफॉर्म किया जाता है। ऑलवेज वी परफॉर्म दिस रिएक्शन इन लैब्स। कैल्शियम कार्बोनेट लैब में क्या मिल जाता है? चौक या मार्बल के टुकड़े और डाइल्यूट एसिड की कुछ बूंदे डाल दिया, क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, CO2 एंड H2O। इनमें से केवल एक ही ऐसा है जो गैस है, कौन? CO2। सो CO2 निकलता है, उसको निकालते हैं एक ट्यूब से बाहर और ट्यूब से बाहर निकाल के वहां पे माचिस जला के देखते हैं। CO2 इज ऑल्सो यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, आग को बुझा देता है। तो जैसे हम माचिस को जलाते हैं, CO2 आ रही है तो माचिस जो जल रही थी बुझ जाएगी। इसका मतलब सच में CO2 निकल रहा है। और अगर आपको फिर भी श्योर नहीं हो तो क्या करो? अरे अपन बहुत तरीके हैं। व्हाट यू डू, यू जस्ट टेक व्हाट, यू जस्ट टेक कैल्शियम ऑक्साइड और जो CO2 निकल रही है उसको पास कर दो तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ऑब्वियसली वाटर में रहना चाहिए ना, चूने को पानी में डाल के रखो और CO2 पास कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों का जो मिक्सचर होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस। लेकिन जैसे ये बनेगा ये मिल्की वाइट होता है, मिल्की वाइट। तो आपका जो कलरलेस लिक्विड था वो मिल्की वाइट हो जाएगा। तो बस बल्ले बल्ले, मतलब CO2 बन गया भैया। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑल्दो। ठीक है, टेंशन नहीं। लैब में मैंने आपको बताया ना, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, चाहे लाइमस्टोन, मार्बल, कुछ भी ले लो, टुकड़े डालो और ये बन जाएगा। ठीक है, इसका देखो मैं यहाँ पे आपको वो फोटो भी दिखा देता हूँ। ये जो है ना फनल है ना, ये फनल, थोड़ा इसको कलरफुल तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम टुकड़े डाल देते हैं, ये टुकड़े इधर से आके इधर गिरते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा एसिड डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो डाइल्यूट एसिड डाल रखा है और जैसे डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट पहुंच गया प्लस डाइल्यूट एसिड, तो ये क्या बना लेगा? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड यहीं बना रहेगा, यहीं इकट्ठा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और क्या बनेगा? H2O और बनेगा CO2। तो ये जो CO2 है वो यहाँ से निकल के जाती है। लेट मी चेंज द कलर टू ग्रीन। ओके, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। ठीक है, ये जा रही है और ये यहाँ पर क्या भर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे बर्निंग मैच स्टिक लेके आ जाओ तो बुझ जाएगी, या जो मैंने बताया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर को मिलाते हैं ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बच्चों। ठीक है, ये कलरलेस होता है। तो अगर आप ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रखोगे और उसमें CO2 डालोगे तो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की वाइट, और पानी भी बनता है, कोई टेंशन नहीं। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस इन शॉर्ट, है ना, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आप कर सकते हो लेकिन लैब में। ओके, माइंड इट। घर पे मत करने लगना कि तुमने टॉयलेट से ऐसे उठा लिया, कोई मार्बल कहीं से तोड़ के लाए कर दिया, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड क्यों यूज करते हैं? ताकि नुकसान ना हो। लैब्स में डाइल्यूट एसिड इसलिए यूज किया जाता है टू अवॉइड एनी डैमेज ड्यू टू एक्सट्रीम केमिकल रिएक्शन, बिकॉज डाइल्यूट एसिड्स गिव रिएक्शन ऑन स्लो रेट्स मोस्टली। तो स्लो रेट पे रहेगा तो आपको बचने का, संभलने का मौका मिलेगा। आपने तुरंत मिला धूम, केमिकल थोड़ी ना बोलेगा आपको भैया हम फटने वाले हैं, तुम थोड़ा बच लो। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक्सपेरिमेंटल किंग और एक्सपेरिमेंट वाले बता देते हैं और वो अनशंट काम करते हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आता कि तुम तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हो, बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं,
तो कई बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे एक ट्रेंड चला था पहले कि जो पटाखे हैं क्रैकर्स, टू कलेक्ट दोज केमिकल, क्रैकर्स के केमिकल्स को इकट्ठा करके फिर बर्न करना, क्योंकि स्पार्क होता था। तो एक बच्चे ने हमारे यहाँ किया था कि उसने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, और लोग बोलते हैं ना स्पार्क होता था, फोटो खिंच गई ऐसा वाला। तो उसने सोचा बड़ी फोटो खींचते, उसने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, तो इतना तेजी से वो उड़ा कि पूरे चेहरा उसका जल गया था। तो बच्चों को नहीं पता होता कि व्हाट इज दैट थिन लाइन, व्हाट इज द बैरियर, व्हाट आर प्रिकॉशंस। बच्चे इसलिए तो बच्चे होते हैं, इसलिए तो गवर्नमेंट बोलती है कि बच्चों को प्रिकॉशंस की बहुत जरूरत है। सो नाउ बच्चा पार्टी, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, हमें पता है, ठीक है। CO2 अगर कलरलेस ना होता तो पूरी दुनिया में क्या धुआं धुआं छा जाता ना, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। एसिडिक इन नेचर, यस, आप पानी में मिला दो इसको, बिंदास मिला दो, कोई दिक्कत ही नहीं। H2O और CO2, तो ये बनाता है H2CO3, समझ में। तो ये जो H2CO3 होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ठीक है। इट इज हैवियर देन एयर, इसीलिए क्या होता है जब इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हवा से भारी है, मतलब ऑक्सीजन से भारी है, तो क्या होगा, एयर बोल दिया मतलब पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एयर मतलब नाइट्रोजन को भी काउंट करो, उससे भी भारी है। इसका मास 44 होता है ना, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, O2 का मास होता है 32, O2 का मास, ऑक्सीजन का मास 16, उसका डबल कर दो O2 32, तो सबसे ज्यादा भारी गैस है ये। तो सबसे ज्यादा भारी मतलब इन दोनों से कंपेयर करो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक है। बाकी तो सल्फर डाइऑक्साइड इससे भी ज्यादा भारी होती है। तो इट इज हैवियर देन एयर, तो जहां भी आग लगी आप इसको जब स्प्रे करते हो तो ये हैवी होने के कारण वहां पर बैठ जाती है। तो ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में कौन बैठ गया, CO2 बैठ गई। तो उनका जो सप्लाई है ऑक्सीजन सप्लाई, बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, सो वो अवॉइड हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, पूरी तरह पानी में घुलता नहीं। कोल्ड ड्रिंक बेस्ट एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक में तुम पूरी तरह थोड़ा ना घोल लेते हो CO2, जैसे प्रेशर हटाते हो CO2 निकलने लगती है, ठीक है। देखो प्रेशर, अगर आपको प्रेशर दोगे तो थोड़ा बढ़ा सकते हो सॉल्युबिलिटी, लेकिन प्रेशर से बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते आप CO2 को, ठीक है। मतलब बोतल के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक बना के रख दो, बट एक लिमिट के बाद CO2 वहां से स्केप होने की कोशिश करती है, और जब वो स्केप होने की कोशिश करेगी तब बैंड बजेगी, बजेगी मतलब बजेगी, डन। क्योंकि फिर वो क्या बजे, सिर्फ शरबत बजता है। अब जैसे आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां गर्मी बहुत पड़ती है, जैसे मैं कुछ समय के लिए नागपुर में था, तो इन नागपुर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट आप प्रेशर दे रखे हो, ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत है, तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो यहाँ वहाँ ट्रैवल हो गए, तो धीरे 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 ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर CO2 क्या हो जाता है, डिफ्यूज होने लगता था, और डिफ्यूज होके बोतल के अंदर फिर CO2 बचे नहीं। तो जब आप उसको खोले ढक्कन को, आपको लगा इसमें फिज होगा, थ्रिल होगा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ शरबत बचता था, ठीक है। इसीलिए कांच की बोतल है ना, फिर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वालों ने बंद करना शुरू कर दिया। अब कांच की बोतलों में क्यों कम देते हैं ये लोग, या बहुत कम ही देते हैं, क्यों, क्योंकि कांच की बोतल का एक ही नुकसान है, उसका फिज चला जाता है, क्योंकि ढक्कन कितना भी मेटेलिक है टाइट कर दो, स्केप होने के चांसेस पूरे रहते हैं। प्लास्टिक में वो चांसेस नहीं रहते, ठीक है। चलिए, सो CO2 व्हेन कंप्रेस्ड ऑन हाई प्रेशर सब्सिक्वेंटली कूल्ड कंडेंस्ड इनटू लिक्विड -78 डिग्री सेल्सियस पर, -78 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड को आप सॉलिड कर लेते हो, और इसी को ड्राई आइस कहते हैं, भूलना मत, ठीक है। ड्राई आइस कहते हैं, और ड्राई आइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, खासकर मुंबई में। तो आपको जो रेफ्रिजरेशन है, ड्राई आइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर यूज़ होता है, आइसक्रीम की बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे नेचुरल्स वगैरह, वो ड्राई आइस ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि उससे कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक ड्राई आइस रख दिया तो पूरे फ्रीजर के अंदर लाइट चली भी गई तो भी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती, डन। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, अभी बताया था ना, लाइम वाटर कलरलेस, CO2 मिल्की वाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत बढ़िया, ठीक है।
CO2 gas is passed in excess, the insoluble calcium carbonate is changed into calcium bicarbonate. अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और अगर फिर भी तुम CO2 डाल रहे हो तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। टेंशन मत लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कोई वांदा नहीं है, फिर से डालो, फिर से गर्म करो, फिर से वही। कैल्शियम की यही खास बात है, ये एकदम साइक्लिक फॉर्म में बनता रहता है, ठीक है। CO2 न्यूट्रलाइजेस एल्कलाइन टू फॉर्म कार्बोनेट्स। जितने भी एल्कलीज होते हैं, एल्कलीज मतलब बेस, NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस, ऐसा जितने भी है ना, उन बेसिस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ये कार्बोनेट्स फॉर्म करता है। तो ये कार्बोनेट्स फॉर्म करता है, भूलना मत बच्चों। कौन कौन कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम फॉर्म व्हाट, कार्बोनेट्स। चलिए, कैल्शियम डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। मैंने आपको बताया था ना, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये कार्बोनिक एसिड, ठीक है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर यहीं पर मैं मान लो आपके लिए लिख देता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2, तो बना लेगा MgCO3। तो मतलब ये कि कोई भी ऑक्साइड ले लो और CO2 पास कर दो, पर्टिकुलरली कैल्शियम और मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट मिल जाते हैं। सिंपल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, CO2 H2O सनलाइट क्या प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस, सही जवाब। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एक क्वेश्चन आता है, ऑलवेज रिमेंबर what are the raw substances involved in the process of photosynthesis. The raw substances are carbon dioxide and water. These are the substances, and condition sunlight and chlorophyll. These are conditions, not raw material, and used to make glucose, oxygen and water. चलिए, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ठीक है, ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स वगैरह का, कोको कोला वगैरह में, ड्राई आइस में, वॉशिंग सोडा वगैरह बनाने में, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, यू मेकिंग ब्रीड, जो ब्रीड वगैरह है उनमें इसका इस्तेमाल किया होता था। एक्चुअली ब्रीड नहीं, ब्रेड की बात हो रही है, ब्रेड, मैंने शायद गलत पढ़ा, ब्रेड ही है, सॉरी। अरे बेकिंग सोडा यूज करते हैं ना ब्रेड में बाबा, वही है ब्रेड। प्रिजर्वेटिव्स फॉर फूड, ठीक है। A mixture of 95% oxygen and 5% CO2 is used in artificial respiration. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब जब हम वेंटिलेटर्स की बात करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की बात करते हैं। प्योर ऑक्सीजन कोई भी डॉक्टर नहीं देता। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन रहती है लेकिन प्योर ऑक्सीजन नहीं देते। रीजन ये है कि प्योर ऑक्सीजन कॉजेज सीवियर व्हाट कंबशन नेचर, वो पूरे ट्रैक को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को जला देता है, समझ में। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। अक्सर बच्चों को लगता है ऑक्सीजन मतलब प्योरेस्ट ऑक्सीजन, नहीं, प्योरेस्ट ऑक्सीजन नहीं देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया एंड अदर फर्टिलाइजर्स एंड इन एटॉमिक रिएक्शंस एज अ कूलेंट, ठीक है। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। नाउ गाइज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करनी है। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये मोनोऑक्साइड इसलिए क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन है, डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन थे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि दिस इज मोस्ट लीथल गैस बिकॉज ये हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलके जानलेवा हो जाता है और एक्चुअली बहुत नुकसानदायक होता है, और वो सच बात भी है। लेकिन ये बनता कैसे है बच्चों, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल पर्टिकुलरली कार्बन से बनता है। मतलब जब कभी, जैसे देखो जिंक ऑक्साइड है, हमने कार्बन डाल के इसको जलाया, अगर हम इसको और ज्यादा गर्म करेंगे तो शायद CO2 बन जाए, लेकिन हमने इनकम्प्लीट कंबस्शन किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब देखो, इसको एक इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं आपको, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप यहां से देखिए, कार्बन को जलाया तो CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बना। कैसे? हमेशा बच्चे पूछते हैं सर आपने कार्बन को जब जलाया तो आप तो हमेशा बोलते हो CO2 बनना चाहिए, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना कैसे?
आपने ऑक्सीजन सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, कम कर रखी है, तो जो ये CO2 बना है बच्चों, ये CO2 बचे हुए कार्बन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन जो आपको डायरेक्ट लिखी मिल रही है ना, ये एक्चुअली इन दो रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 का कंबाइंड फॉर्म है। अब अगर मैं इसको मिला के लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन दो कार्बन, तो टोटल 2 कार्बन, ये CO2 और ये CO2 लेफ्ट और राइट है तो कैंसिल हो गए, और 2 कार्बन और ऑक्सीजन, और इस यहां बन गया 2CO जो आपको यहां पे लिखा हुआ मिल रहा है C। तो ये जो CO2 का मैजिक है वो आपको नहीं समझ में आता है, और हमेशा बच्चे सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्यारे बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज द की टू मेक कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्रोडक्ट होता है, इनिशियल प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, मतलब ये एक बार में होने वाली प्रोसेस नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं है। समझ में आया, ये बात ध्यान रखना, पानी में घुलता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ये तो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता। यही कारण होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल गैस होती है, न्यूट्रल गैस है इसलिए और ज्यादा डेंजरस है बच्चों। क्यों, हम ब्रीथ कर लिए, ओडरलेस है, कोई स्मेल ही नहीं आ रही, कलरलेस है, दिख भी नहीं रही, सांस के साथ अंदर भी चलेगी, पता भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये सॉल्युबल भी नहीं है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है तो एसिड नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा तो ये हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ता जा रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा। हमें कब पता चलता है, जब हमारे बॉडी का बहुत सारा हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और एक बार बन गया तो इसका जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है बॉन्ड कि वापस हीमोग्लोबिन को ब्रेक नहीं। हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है समझो, हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर, वो ऑक्सीजन को उठाता है लंग्स से पूरे शरीर तक घुमाता है, और पूरे शरीर से CO2 उठा के लंग्स तक लाता है, ये सवारी है। अब सोचो लंग्स में कौन मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, तो उसने हीमोग्लोबिन को पकड़ लिया, अब वो पहुंचा ऑर्गन्स के पास, तो ऑर्गन्स के पास उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है, जितना ब्रीथ कर रहे हो उतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, प्लस जो ऑक्सीजन लेके आने वाली थी गाड़ी वो कार्बन मोनोऑक्साइड लेके घूम रही है, तो हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। और जैसे हाइपोक्सिया डेवलप होता है ब्रेन आइडेंटिफाई कर लेता है, ब्रेन आइडेंटिफाई कर लेता है तो ब्रेन पूरी बॉडी को लूज छोड़ देता है, और पूरा कंट्रोल अपने पास से, सिर के पास ही पूरी कॉन्शियस रहती है। तो आदमी चला जाता है किसमें, रिवर्सिबल कोमा में चला जाता है। रिवर्सिबल कोमा मतलब कि अगर आपने प्रॉपर ऑक्सीजन और वेंटिलेशन दे दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा और बंदा ठीक हो जाएगा। कोमा में चला जाता है 5 मिनट के अंदर ही, समझ में आए। लेकिन अगर ये प्रोसेस थोड़ी देर तक और एक्सटेंड होगी और ऑक्सीजन या वेंटिलेशन नहीं मिला तो वो इररिवर्सिबल कोमा में पहुंच जाता है, फिर मतलब डेथ हो जाती है। तो रिवर्सिबल से इररिवर्सिबल कोमा के बीच का स्टेज इंसान की जिंदगी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जितने भी लोग ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण इन्फेक्ट होते हैं हमारे देश में पर्टिकुलरली, वो मर ही जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में पहले तो भीड़ घेर लेती है। हमारे देश का एक सिस्टम है ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके, और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर भी आजकल कैसे है वो तो सभी को पता है, तो डॉक्टर भी है ना जब तक उस चीज़ को समझ पाए, क्योंकि डॉक्टर वो भी ज़्यादातर आजकल डॉक्टर गूगल से पढ़ के पास हो रहे हैं। अभी कोरोना में सोचो जब वर्क फ्रॉम होम से पास हो रहे होंगे तो कैसे पास हो रहे होंगे। तो डॉक्टर भी बहुत देर तक उसको नहीं समझ में आता कि भैया इसको तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो, प्रेशर पे ऑक्सीजन सप्लाई करो, इसको इमरजेंसी ICU में डालो, ट्रीट करो। पेपर वर्क में घुमा दिया फिरा दिया, तब तक बंदा निपट गया, फिर पेपर वर्क जो एडमिशन का था वो उसके डेथ के लिए बनना शुरू हो जाता है। और ये बहुत क्विक होना चाहिए कि तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करो, तुरंत सोचो ही मत कौन, ब्लड चेक कराया कि भैया इसका ब्लड ग्रुप क्या, फटाफट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ऑक्सीजन तो तुरंत ही देना शुरू कर दो हाई प्रेशर पे। और अगर वो मुंह नहीं खोल रहा है और ऐसा है तो उसको क्या करो, इंट्यूबेट करो, उसके मुंह में ट्यूब वगैरह डालो, इंट्यूबेट करके उसको फिर
वेंटिलेटर पे डालो, तब शायद बच जाए। लेकिन ज़्यादा अगर ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन सेल्स डैमेज हो गई ड्यू टू हाइपोक्सिया, देखो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज का कंबशन नहीं होगा, ग्लूकोज का कंबशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ब्रेन सेल्स को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्रेन सेल्स इंतजार नहीं करते बच्चों, वो मरने लगते हैं। ब्रेन सेल्स के पास ऐसा नहीं है कि वो फैट को पहले डाइजेस्ट करेंगे फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। इतना लंबा साइकिल नहीं चलता ब्रेन सेल्स में। ब्रेन सेल्स को तो बराबर एनर्जी फ्लो चाहिए, नहीं बनता है तो स्वाहा। तो पता चला बंदा धीरे धीरे निपट गया। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमारे यहाँ हाइपोक्सिया के केसेस में लोग मर ही जाते हैं। इसीलिए जब भी आप देखोगे ना, जब लोग बताते हैं ना कहीं कुछ हो गया, नेचुरल कैलामिटीज होगी, आग लग गई, भूकंप आ गया, तो लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो सरकार है या डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, भैया उसको वेंटिलेट करो, खिड़कियां खोल दो, लोगों को दूर करते हैं, उसको प्रेशर देते हैं चेस्ट पे। क्यों देते हैं? CPR वगैरह देते हैं कि नहीं? क्यों देते हैं? उसको रिसेसिटेट करते हैं कि भैया तू बच जा, उसको बचाने के लिए, ठीक है। माउथ टू माउथ गैस देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि प्रेशर के कारण कहीं कुछ अटका पड़ा हो या प्रेशर से बॉडी में, क्योंकि लंग्स तो काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रेशर से खुद ही लंग्स में गैस का फ्लो बनाते हैं। ये सब जरूरी चीजें हैं, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एज यू नो इट इज अ वेरी गुड व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टिंग नहीं, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली, ये रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो देखो रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीजन को निकालने वाला। देखो तो इसने आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल दिया, केवल आयरन बचा। मैं बताऊं कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी अमेजिंग फ्यूल, इसको बस डालो और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड के जलने से CO2 ही बनता है और ये रिडक्शन करेगा। देखो फिर इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, अच्छा फ्यूल है, अच्छा फ्यूल हमेशा ब्लू फ्लेम से जलता है, तो इसको जलाओगे तो CO2 बनेगा। इंडस्ट्रीज में कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है ना तो उसको निकालते नहीं, क्यों? एयर पोल्यूशन होगा, लोग मरने लगेंगे, तो क्या करते हैं वापस एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर यूज्ड एज फ्यूल। वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस लिखा था कि नहीं मैंने? CO प्लस H2 वाटर गैस एंड CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस, ये सभी फ्यूल है बच्चों, दे आर वेरी गुड फ्यूल, ठीक है। इनको इंडस्ट्रीज में बेतहाशा ढंग से यूज किया जाता है। प्रोड्यूसर फर्नेस में प्रोड्यूसर गैस ही यूज होती है, समझ में? वाटर गैस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, खासकर मेटलर्जिकल प्रोसेस में जब मेटल्स को निकालना है, ठीक है। चलिए, इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। देखो आपने जिंक ऑक्साइड ले लिया और मान लेते हैं आपने कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया और बस गर्म कर दिया। जैसे आप बच्चों इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, जिंक अलग हो गया और CO2 बन के निकल जाएगा। समझ में आया बच्चा बड़ी बात? परफेक्ट। इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल, फॉस्फीन गैस एंड मीथेनॉल, ठीक है। फिर हार्मफुल इफेक्ट तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ब्रीथिंग वगैरह में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। हमने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्कस कर लिया, ऑब्वियसली हम बात करें कार्बन कंपाउंड्स की। लेट्स टॉक अबाउट बच्चा पार्टी किसके लिए, कार्बन के कौन से कंपाउंड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स कंपाउंड। सबसे अच्छा तो वही है क्या, सोडियम कार्बोनेट। हमने आज इसके बारे में बात की थी, बताया था सोडा ऐश बनता है, फिर वॉशिंग सोडा बनता है, ठीक है। आई नो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग, बट बच्चों यार एक बार पढ़ो तो पूरा पढ़ो ना, ताकि आप रिवाइज कर सको, ताकि आप डाउट पूछ सको। डोंट फॉरगेट गाइज, वी आर हियर टू हेल्प यू। मेरा गोल यही है, हम चाहते हैं कि आप पूरा पढ़ो और फुल लेंथ पढ़ो। इफ यू वांट टू चेक दिस PDF, go and download the Keel app. All the content is available there, okay? And again, if you want it here on the channel, अगर आप इसको चाहेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और चॉइस आपकी है, क्योंकि लाइफ आपकी है। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, लेकिन तब जब ये हाइड्रेटेड हो, मतलब जब इसमें पानी होता है, ठीक है। कैसे बनता है, जब हम मैं ना हमेशा बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ठीक है। क्या करने का है, देखो बच्चों, नमक लो, नमक को पानी में डाल दो,
नमक लो, पानी में डाल दो और इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करो, तो क्या बनता है? तो बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो सब्लिमेटिंग होता है। सब्लिमेटिंग मतलब गर्म करेंगे तो वेपर बन के उड़ जाएगा, होता सॉलिड है लेकिन गर्म करेंगे तो वेपर बन के उड़ जाता है। और मिलता है आपको क्या? NaHCO3। NaHCO3। अब ये जो NaHCO3 है, इसको अगर आप फर्दर गर्म कर दो तो ये बनाता है सोडा ऐश Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। और इसमें अगर आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको क्या करके थोड़ा सा पानी डाल दो प्लस H2O कर दो और इसको क्रिस्टलाइन कर दो, तो ये बनाता है Na2CO3.7H2O, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। समझ में आया? सो ये है कहानी जो मुझे थी बतानी। समझ में आए प्यारे बच्चों? तो ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया लिया, NaCl में डाला, पानी में डाला, तो क्या बना? ये NaHCO3 है यहाँ पे ना, ये इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चलिए, तो देखो फिर हमने क्या किया, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को गर्म किया तो देखो सोडा ऐश मिल गया, पानी और CO2 जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, व्हाइट सॉलिड होता है, ठीक है, पानी में घुलेगा तभी तो सोडा है, और इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, रेड टू ब्लू कर देता है क्योंकि बेसिक इन नेचर होता है। वेरी गुड। अब बात करते हैं क्या यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ग्लास या कास्टिक सोडा बनाने में इसका यूज होता है, लॉन्ड्रीज वगैरह में यूज होता है, वॉशिंग वगैरह के लिए, पेपर्स एंड पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में भी यूज होता है, पानी को साफ करने के लिए। बच्चों, पानी में बेसिकली क्या गंदगी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स या क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी मान लो, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। मान लो आपके पास है पानी में इम्प्योरिटी है, किसकी इम्प्योरिटी है पानी में? लेट से पानी में इम्प्योरिटी है कैल्शियम क्लोराइड की, और आपने डाल दिया Na2CO3। अब इसके कारण क्या था? इसकी इम्प्योरिटी थी कैल्शियम क्लोराइड की, तो हार्ड वाटर बना हुआ था। हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो क्लोराइड था, तो आपने जैसे इसको डाला तो क्या बन देगा? ये बना लेगा NaCl, ये बनाएगा व्हाट? NaCl प्लस क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट PPT बन जाएगा, प्रेसिपिटेट, बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा। नमक से भी कोई टेंशन नहीं, तो पानी की हार्डनेस खत्म हो जाती है। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे कैल्शियम था, क्लोराइड मैंने लिखा है, ऐसे आप मैग्नीशियम सल्फेट के लिए कर लेना, तो वहां पे बात बन जाएगी, फॉस्फेट के लिए सेम तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट सोडियम बाइकार्बोनेट्स, बेकिंग सोडा। तो क्या होता है इसमें? क्या होता है? इट इज अ वाइट सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तरीका वही था, सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालो, CO2 डालो, बस बन गया। जो अपन ने बनाया था ना सोडा ऐश, वो प्रोसेस रिवर्स हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है, बस पानी और CO2 वापस डाल के गर्म कर दो, तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा है तो ऑब्वियसली आपको पता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर व्हिच इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 विथ टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा में थोड़ा खटास वगैरह भी होती है, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड मिला के ये बना देते हैं। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, ठीक है, एज माइल्ड एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जाता है, एंटासिड्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि CO2 है तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होगा। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कार्बन इज अ यूनिक इन द वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट कैन फॉर्म द केमिस्ट्री ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड इन ब्रांच कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें ये बात पता है, हमने जाना था, ठीक है। कार्बन कैन फॉर्म कैटेनेशन, कार्बन कैन फॉर्म बिगर चेन्स बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स, एंड कार्बन कैन अरेंज themselves in ring। कार्बन सीधा भी लाइन में लग सकता है
कार्बन तो भैया जादू है, जादू। देखो कार्बन चाहे तो सीधे सीधे भी लग सकता है, कार्बन चाहे तो ब्रांच भी बना सकता है, और कार्बन चाहे तो रिंग में भी लग सकता है। ये सभी कार्बन के यूनिक फीचर्स हैं, समझ में? जैसे चाहे वैसे कार्बन अरेंज हो सकता है, इसीलिए कैटेनेशन टेट्रावैलेंसी हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है। डन, परफेक्ट। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, प्यारे बच्चों लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ऑल्सो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन ऑब्वियसली दो पार्ट से बना है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड ऑब्वियसली अदर भी चीजें यूज हो सकते हैं अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए। तो अभी हम सिंपल करते हैं इसको, क्या? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें ऑल द वैलेंसीज आर फिल्ड, देयर आर नो वैलेंसी लेफ्ट, ऑल 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं, चारों सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि उसमें और कोई एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती। देखो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड का एक ही पैरामीटर है, एडिशन रिएक्शन। आपको भूख लगी, आप कहीं पर गए, शादी थी, किसी की शादी में गए, आपने खाना खाना था, तो आप अनसैचुरेटेड, तो आप खाना खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। कब तक खाओगे? जब तक आप सैचुरेट नहीं हो जाते, पेट भर गया। फिर वो कोई बोलेगा थोड़ा सा, नहीं 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 हो गया, हो गया, नहीं जबरदस्ती वगैरह तो भी नहीं, एडिशन नहीं हो सकता। आप अब ये मत बोलना कोई बोला नहीं सर थोड़ा जब कोई दबाव देगा तो 1-2 लड्डू तो गटक ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। सैचुरेशन मतलब फुल्ली डन, ठीक है? हाइपर सैचुरेट नहीं करने का किसी को। हाइपर सैचुरेशन प्रेशर में और हाई टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे जब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो सैचुरेशन क्या है? नो एडिशन रिएक्शन, और इसमें यस एडिशन रिएक्शन। तो इसमें कौन आता है? इसमें एल्केन्स आते हैं बच्चों, एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब जितने भी बॉन्ड थे सब बन गए, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें 2 आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। जो एल्कीन्स एंड एल्काइंस होते हैं इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब वो डबल बना क्यों है? क्योंकि एडिशन के लिए कोई मिले ही नहीं था, तो जब कोई आएगा एडिशन के लिए तो डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब ये रिएक्शन करेंगे कब तक? जब तक ये सैचुरेट नहीं हो जाते। समझ में आई बात? मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूं। मान लो मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन है, और मैंने यहां पे हाइड्रोजन डाल दिया, और हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में? निकिल पैलेडियम प्लैटिनम की प्रेजेंस में। तो पहले इनका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है? इनका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये क्या बना लेंगे? CH। अब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CH। अब ये जो H था एक इधर लग गया, एक इधर लग गया। अब ये एल्काइन है ना, वो एल्कीन बन चुका है, डबल बॉन्ड बन चुका है। अब इसको हमने अगर और हाइड्रोजन दे दिया, फिर से वही क्या? NiPT या PD की प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या? C। अब H तो निकल गया ना, नहीं रहने दो, चलो CH CH ऐसे कर दो, ठीक है? और यहां पर एक H लगा हुआ था, यहां पर एक H लगा हुआ था, यहां पर एक H लग गया, और ये जो H आया वो इधर लग गया। तो ये बेसिकली क्या बन गया? ये एक एल्केन बन गया, एल्केन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको पूरी तरह खोल के दिखाऊं तो ये C C H H H H H H इस तरह से बन गए। अब अगर मैं इसमें और एडिशन की कोशिश करूंगा तो एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास सिंगल बॉन्ड है ही नहीं कुछ तोड़ के जोड़ने के लिए,
ये सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है कि हाइड्रोजन जगह कोई और आ जाए, बट एडिशन नहीं दिखा सकते, इसीलिए इनको हम सैचुरेटेड कहते हैं। समझ में आया? डन। चलिए, तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं बताया, रीजन यही था कि जनरल फॉर्मूला अभी उतना जरूरी नहीं था आपके लिए, लेकिन इफ यू वांट आई कैन गिव देयर जनरल फॉर्मूला। ठीक है, देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2, where n is number of कार्बन एटम। चलो थोड़ा सा दिखा देता हूं। CnH2n, CnH2, अच्छा ये +2, ये H2n और CnH2n-2। आपके लिए बस शुरू करते हैं कहानी। अब यहां पर n कितना है, मान लो n 1 है, तो अगर n 1 है तो क्या हो जाएगा, C1 और 2 × 1 2 और +2 तो H4, तो हम इसको शॉर्ट में CH4 ही लिखते हैं, एक्चुअली C1 लिखते नहीं। यहां पर होती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। तो भैया अगर डबल और ट्रिपल कार्बन कार्बन, तो कम से कम 2 कार्बन तो हो गए ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसीलिए ये 2 से शुरू होते हैं। अब इसमें 2 डालो तो C2, 2 × 2 4 और 2 6, तो H6। ठीक है, इसमें देखो C2H, 2 × 2 4, C2 2 × 2 4 - 2 तो मतलब 2। फिर देखो 3 डाल दिया तो C3H, 3 × 2 = 6 और +2 8, तो C3H8। इसमें C3 2 × 3 6 तो H6। समझा बच्चा? डन। अच्छा, इसमें देखो C3 3 × 2 = 6 - 2 4, तो ऐसे। सो दीज आर जनरल फॉर्मूलाज। हालांकि आपको और डिटेल में मिलेगा ही मिलेगा पढ़ने को, हम होमोलॉजी सीरीज भी पढ़ेंगे। अरे बहुत है, अरे बाबा जिंदगी में इतना कार्बन लगा पड़ा है, पढ़ते रहो बस। चलो लेट्स टॉक अबाउट मीथेन। मीथेन को एक बहुत प्यारे नाम से जाना जाता है, मार्श गैस। एज इट इज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। मार्शी मतलब डैम्प शेडी प्लेसेस, जहां पर ना ज्यादा धूप जा रही है, जहां पर मॉइस्चर ज्यादा है, वहां पर मीथेन बनती है। अक्सर है ना कुएं वगैरह जो होते हैं ना, नैरो कुएं, बावड़ी वगैरह होती है, यहाँ पे जहाँ पे नाले वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा कि वहां पे कोई सफाई करने के लिए या उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मार्शी प्लेसेस होते हैं वहाँ मीथेन बनती है। ठीक है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे थे, एक जगह पर उन्होंने ऐसे माचिस की एक तीली फेंकी तो आग लग गई। वो किस गैस के कारण लगी थी? मीथेन गैस के कारण। क्योंकि नाले के पास वहां से क्या निकल रही थी? मीथेन गैस निकल रही थी। बच्चों ने माचिस मार दी तो आग लग गई वहां पे। समझ में आया बच्चा पार्टी? देखो ये देखो, जहां पर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर ये सब होता है, मतलब सड़ी गली चीजें जहां रहती है वहां मीथेन बनती ही बनती है, और बहुत जहरीली गैस होती है। नेचुरल गैस कंटेन 90% ऑफ मीथेन। सीएनजी पता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी 90% मीथेन रहती है। इट इज फॉर्म्ड इन स्वैम्पी एरियाज, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सड़ी गली जगह पे इनकम्प्लीट। देखो याद रखना, अगर कोई चीज फ्यूल है मतलब वो बना ही है किससे? इनकम्प्लीट कंबशन से। क्योंकि कंप्लीट कंबशन से ऐश मिलती है, राख। राख जलाई नहीं जाती। समझ में? क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। मीथेन किस में आता है? एल्केन्स। मीथेन एल्केन, सिंगल बॉन्ड। चमक रहा है? वेरी गुड। तो क्या होगा? कार्बन के पूरे बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये है मीथेन। एक्चुअली मीथेन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो हम बाद में भविष्य में देखेंगे। ठीक है, 109 डिग्री 20 में। देखो हमने सिंपल लिख दिया एक प्लेन में, तो ऐसे लिखते हैं, बट ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। रियल में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लाइक दिस, ट्राइपॉड टाइप। ट्राइपॉड में कैसा रहता है? बीच में कार्बन है, ऊपर मान लीजिए कैमरा लगा है, मतलब हाइड्रोजन इधर इधर
इधर, और इनके बीच का एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। डन, परफेक्ट। चलिए अब देखिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन कैसे बनता है। लेबोरेटरीज में बहुत सिंपल है, कैसे बनता है देखो। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, व्हाट, हमें मीथेन मिल जाता है। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONA, ठीक है। और इसमें हमने डाल दिया व्हाट, क्या, सोडा लाइम। क्या डाल दिया, NaOH। क्या डाल दिया, NaOH। डन। और हमने इसके साथ साथ क्या डाल दिया, CaO भी डाल दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हालांकि CaO रहता जरूर है सोडा लाइम में, लेकिन काम यही कर जाते हैं। अभी देखो क्या होगा बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए आपके लिए सामने से, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अभी क्या होगा, पिक्चर देखो बहुत सिंपल। ये H, ये ले लो पहले, ये तुम ये यहां से यहां तक, तो क्या बन गया, Na2CO3, और ये H और ये, तो क्या हो गया, प्लस CH4। तो दिस इज हाउ CH4 मीथेन इज फॉर्म्ड। समझ में, क्लियर है, परफेक्ट। ये जो मीथेन बन रही है ना बच्चों, ये मीथेन ये लैब में बना रहे हैं, एक्चुअल में हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये तरीका यूज नहीं करते, याद रखना ना। नहीं तो बच्चे सोच, अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, हम पे बना के घर में रखेंगे, ऐसा नहीं। डन। चलिए लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। ये ओडरलेस कलरलेस गैस है, वेरी गुड। अरे मैंने बताया ना, ये जो ओडरलेस कलरलेस गैस है ना, यही कारण होता है कि लोग जहर वाले जगहों में घुस जाते हैं, उन बेचारों को पता भी नहीं चलता, और ये जानलेवा साबित होता है उनके लिए, ठीक है। Huge respect for people those who work in these industries, because the cleaning industry is always treated bad in our country, and they are actual heroes, because इस कोरोना में उनकी कीमत, हाइजीन की कीमत सबको समझ में आई है, ठीक है। वो ना करे सफाई तो देखो हो जाए तबाही, सिंपल सा लॉजिक है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ड्यू टू लाइक डिजॉल्व लाइक नेचर। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल ही जाते हैं। बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, इट इज लाइटर देन एयर, ठीक है। इट कैन बी मेड लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दो और 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। या प्रेशर नहीं भी देना है ना, तो -161.4 डिग्री सेल्सियस पर भी ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मीथेन क्या है, नेचुरल गैस में आता है, तो हम इसका कंबशन भी कर सकते हैं। तो मीथेन का जब कंबशन करते हैं तो CO2 और H2O मिलता है, सो इसकी कंबस्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। याद रखना, ये एक सैचुरेटेड गैस है, इसका मतलब ये बिंदास जलेगा और ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड चीजें ब्लू फ्लेम से जलती हैं, ठीक है। चलिए, एक्शन विद क्लोरीन, मीथेन को क्लोरीन, दोनों गैस है, याद रखना, जब भी दोनों गैस है तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इनको प्रेशर देना पड़ता है, और सनलाइट, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। जितने भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन उनको रिप्लेस कर देगा, स्टेप 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 4 स्टेप्स में एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, और आपको पहली बार में मिथाइल क्लोराइड, फिर उसके बाद मिथाइल डाइक्लोराइड, फिर मिथाइल ट्राइक्लोराइड, जिसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, CHCl3, और लास्ट में CCl4 मिलेगा। मतलब मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, CH4, ठीक है, CH4 में आपने डाला क्लोरीन, तो एक H और एक क्लोरीन निकल गए, तो क्या बना, CH3Cl और HCl बन के आउट। अगली बार CH3Cl फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, याद रखना, इसलिए सनलाइट लगता है। क्लोरीन के लिए सनलाइट चाहिए, फ्लोरीन के लिए कुछ नहीं चाहिए।
फ्लोरीन अंधेरे में भी रिएक्ट करता है, क्लोरीन सनलाइट, ब्रोमीन थोड़ा सा गर्म कर दो, और आयोडीन को थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ता है, बस रिएक्शन सभी करेंगे। डन। तो ये बनाएगा CH2Cl2, फिर से HCl, फिर CH2Cl2 को फिर क्लोरीन से रिएक्शन करा दो तो बनेगा CHCl3, फिर HCl, और लास्ट में बच्चों CHCl3 जिसको हमने क्लोरोफॉर्म भी बोला है, इसमें अगर हम फिर से क्लोरीन की रिएक्शन करा दें तो बनेगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड NHCl। समझे? सिंपल। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का मतलब गर्म करना है, हीटिंग। When methane is heated in the absence of air at 1000 डिग्री सेल्सियस, it decomposes to carbon and hydrogen। आपने गर्म कर दिया, अब बना ही था कार्बन और हाइड्रोजन से, तो गर्म कर दिया तो पूरे बॉन्ड टूट गए, तो कार्बन हाइड्रोजन अलग हो गया। याद रखना इसके लिए वैक्यूम लगता है, और कोई गैस नहीं होनी चाहिए। क्यों? और कोई गैस होगी तो हाइड्रोजन और कार्बन उससे रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो वैसे भी ज्यादा है। समझ में आया बच्चा पार्टी? यूजेस ऑफ मीथेन, इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग। मीथेन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल। मीथेन इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग कार्बन ब्लैक विच इज यूज इन रबर टायर्स इंडस्ट्री, एंड मीथेन इज लिक्विफाइड फॉर्म यूज्ड इन ऑटोमोबाइल फ्यूल। बच्चों कुल मिला के हर जगह एज अ फ्यूल मीथेन यूज होता है। और यस, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए यूज होता है। सो यस, this is the reason why methane is used to make various other what hydrocarbons like methanol, formaldehyde, methanoic acid, etc. Done. So guys, we are just done with all carbon and its information. I really believe कि आपको समझ में आया हो। I really hope कि आपको समझ में आया हो। नहीं आएगा तो आप डाउट हब में जाके डाउट पूछिए। Don't forget to like, subscribe and also share, and again please download the app download कीजिए at a very 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 affordable rate. We are there to help you guys. बस चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।